हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का वीडियो है सीए फाइनल सेल्फ पेस्ड लर्निंग मॉड्यूल सेट बी कॉस्टिंग के चैप्टर नंबर 5 के बारे में। इसका नाम है मैनेजिंग कॉस्ट स्ट्रेटेजिकली फॉर इमर्जिंग बिजनेस मॉडल्स, या शॉर्ट में आप इसे चैप्टर 5 इमर्जिंग बिजनेस मॉडल्स भी कह सकते हैं। इस वीडियो में हम सारे इमर्जिंग बिजनेस मॉडल्स और उन न्यू एज चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो ट्रेडिशनल मेथड से अलग हैं। रिमाइंडर एंड सीटीए। चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिले। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। ओवरव्यू ऑफ सिलेबस। अब देखते हैं उन टॉपिक्स की लॉन्ग लिस्ट जो हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्रेडिशनल मॉडल के कंपैरिजन में आज टेक्नोलॉजी कैसे प्रोग्रेस कर चुकी है। नेक्स्ट है बिजनेस इकोसिस्टम। इसका मतलब है कि हम बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर काम करेंगे। इसके अलावा हम लीन स्टार्टअप, अजाइल ऑर्गेनाइजेशन, स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योरशिप और न्यू बिजनेस मॉडल्स जैसे कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। डिजिटल टेक्नोलॉजी आईओटी। सबसे पहले हम डिजिटल टेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी में पहली चीज है इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी। जैसा कि हम पहले से जानते हैं, आपने Amazon एलेक्सा वगैरह देखा होगा, ये सब आईओटी के कंपोनेंट्स हैं। ये स्मार्ट डिवाइसेस हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। एक इकोसिस्टम में या एक घर में आप सारे स्मार्ट डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे स्मार्ट टीवी, स्मार्ट एयर प्योरीफायर, स्मार्ट वैक्यूम क्लीनर। आजकल सब कुछ स्मार्ट हो गया है। इनका यूज हम प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में परफॉर्मेंस बेटर करने के लिए करते हैं। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें इंक्रीज्ड एफिशिएंसी चाहिए। हमें कस्टमर डिमांड के हिसाब से फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग करनी है और इनोवेशन लाना है। इसके लिए हम टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कर रहे हैं और इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज कर रहे हैं। इससे हमें ढेर सारा डेटा मिलता है जिसका हम एनालिसिस कर सकते हैं और डिसीजन मेकिंग में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है रोबोटिक्स। रोबोट्स को हम ऐसे टूल्स डिफाइन कर सकते हैं जो इनपुट को सेंस कर सकते हैं। जो इनपुट हम देते हैं ये उसे समझते हैं, रूल्स अप्लाई करते हैं और फिर फिजिकली रिएक्ट करते हैं। आप रोबोट्स का यूज एनालिटिकल टास्क्स और रेपिटेटिव टास्क्स दोनों के लिए कर सकते हैं। यह ह्यूमन लेबर को हाई लेवल टास्क्स के लिए फ्री कर देता है, क्योंकि रूटीन टास्क्स रोबोट्स हैंडल कर लेते हैं। इसके एप्लीकेशंस इंडस्ट्रीज, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, मिलिट्री और मैन्युफैक्चरिंग में होते हैं। एडवांटेजेस ऑफ रोबोटिक्स। ये एफिशिएंसी इंक्रीज करता है और कॉस्ट कट करने में हेल्प करता है। सारी डिजिटल टेक्नोलॉजी का मेन गोल ही यही है, एफिशिएंसी बढ़ाना और कॉस्ट कम करना। रोबोट्स कॉम्प्लेक्स, टीडियस और रेपिटेटिव टास्क्स में ह्यूमंस की हेल्प करते हैं। और सबसे अच्छी बात, रोबोट्स को अलग अलग टास्क्स के लिए रीप्रोग्राम किया जा सकता है। सेफ्टी की बात करें तो रोबोट्स ह्यूमंस को डिटेक्ट करके अवॉइड करते हैं। अगर काम करते वक्त कोई ह्यूमन बीच में आ जाए तो वो रुक जाएंगे ताकि कोई सेफ्टी हजार्ड ना हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगली टेक्नोलॉजी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। जैसे कि चैट जीपीटी। ये डेटा पर रिएक्ट करता है, बिल्कुल ह्यूमंस की तरह। हम एआई को इनपुट के तौर पर बहुत सारा डेटा देते हैं और वो उस डेटा और एनालिटिक्स को यूज करके काम परफॉर्म करता है। एग्जाम्पल के लिए, जनरेटिव एआई का यूज करके हम कस्टमर की स्पेसिफिकेशन के हिसाब से प्रोडक्ट डिफाइन कर सकते हैं। इससे हमारे इंजीनियरिंग आवर्स सेव होते हैं। अगर एआई नहीं होता तो हमें इंजीनियर्स एम्प्लॉय करने पड़ते, लेकिन अब वही घंटों का काम एआई कर देता है। मैकिन्जी की 2021 रिपोर्ट के हिसाब से 56% कंपनीज ने एआई को अडॉप्ट कर लिया है। ऑटोमेशन। लास्ट टेक्नोलॉजी है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब है कि काम अपने आप होगा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। इसमें मिनिमम ह्यूमन इनपुट इन्वॉल्व होता है। ऑटोमेशन 4 तरह के होते हैं: बेसिक ऑटोमेशन, प्रोसेस ऑटोमेशन, इंटीग्रेशन ऑटोमेशन और एआई ऑटोमेशन। सबसे पहले है बेसिक ऑटोमेशन, जिसमें सिंपल टास्क्स ऑटोमेट किए जाते हैं। यहाँ 2 टाइप्स हैं, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट और रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। बस इसके बारे में हमें इतना ही सीखना है। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी पार्ट है, हमें कीवर्ड्स में बहुत डीप जाने की जरूरत नहीं। जहां जरूरत होगी मैं कॉन्सेप्ट्स में डीप जाऊंगा, वरना कॉन्सेप्ट्स की प्लेन अंडरस्टैंडिंग ही काफी है। अब बात करते हैं प्रोसेस ऑटोमेशन की। इसका मतलब है कि हमें बिजनेस प्रोसेस को ऑटोमेट करना चाहिए। इससे हम प्रोसेस में कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हैं और ट्रांसपेरेंसी ला सकते हैं। जब आप चीजों को ऑटोमेट करते हैं तो सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो जाता है। हम सब कुछ देख सकते हैं। इससे काम में कंसिस्टेंसी आती है और काम डेली बेसिस पर कॉन्फिडेंट तरीके से होता है। इसके लिए हम सॉफ्टवेयर और एप्स का यूज कर सकते हैं। इसके अंदर हम 2 तरह की एक्टिविटीज करते हैं, वर्क फ्लो ऑटोमेशन और प्रोसेस माइनिंग। बस इसमें हमें इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑटोमेशन। इसका मतलब है कि मशीन्स फिक्स्ड रूल्स के बेस पर टास्क परफॉर्म करती हैं।
हम मशीन्स को अपने नॉर्मल प्रोसेस में इंटीग्रेट कर देते हैं और फिर वो मशीन्स उन्हीं फिक्स्ड रूल्स के हिसाब से काम करती रहती हैं। इसके बाद आता है एआई ऑटोमेशन। ये ऑटोमेशन का एक कॉम्प्लेक्स और बहुत हाई लेवल है। यहाँ मशीन पुराने डेटा और एनालिटिक्स के बेस पर अपने आप डिसीजन लेती है। हम उसे डेटा देते हैं, वो उस डेटा को एनालाइज करता है और खुद डिसीजन लेता है। अगर आप एआई को देखें तो वो डेटा पर बिल्कुल ह्यूमंस की तरह रिएक्ट करता है। तो ये था ऑटोमेशन के बारे में, बेसिक, प्रोसेस, इंटीग्रेशन और एआई ऑटोमेशन। नेक्स्ट टॉपिक है क्लाउड। क्लाउड का मतलब है क्लाउड कंप्यूटिंग। ये कॉन्सेप्ट्स हम तभी समझ पाएंगे जब हम सॉफ्टवेयर और सर्विसेज का बेसिक स्ट्रक्चर समझेंगे। जब हम क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज की बात करते हैं तो यहां तीन मेन चीजें आती हैं: SaaS, PaaS और IaaS, मतलब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इसे समझने के लिए हमें देखना होगा कि एक सॉफ्टवेयर या वेबसाइट काम कैसे करती है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपको Amazon जैसी एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, तो सबसे पहले आपको कंप्यूटर रिसोर्सेज चाहिए होंगे, जैसे कि रैम, रोम, CPU, GPU, टेम्पररी मेमोरी, इंटरनल स्टोरेज। ये सब कुछ रिक्वायर होगा उस ई-कॉमर्स वेबसाइट को ऑपरेट करने के लिए। अब कंप्यूटर रिसोर्सेज लेने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो आप खुद हार्डवेयर परचेज करके अपने सर्वर रूम में रखें, या फिर आप क्लाउड यूज करें। हम यहाँ क्लाउड ऑप्शन को डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ता है कि आपको कितने रिसोर्सेज चाहिए, मतलब रैम कितनी चाहिए, मान लो 16 GB, इंटरनल स्टोरेज कितना चाहिए, 512 GB, CPU कैसा चाहिए, 4 कोर चाहिए या 16 कोर। ये जो स्पेसिफिकेशंस आप सिलेक्ट करते हैं, इस प्रोसेस को हम प्रोविजनिंग कहते हैं। चाहे आप फिजिकल मार्केट से खरीदें या क्लाउड से, ये सिलेक्शन तो करना ही पड़ता है। क्लाउड कंप्यूटिंग में फायदा यह है कि आपको ऑफलाइन सोर्सेज से परचेज नहीं करना पड़ता। आपको सर्वर रूम मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। बड़ी कंपनीज जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और Amazon, इनके पास क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज होती हैं। सर्वर्स बेसिकली उनकी लोकेशन पर होते हैं और वही उन्हें मेंटेन करते हैं। आपको बस ये सर्विसेज रेंट पर लेनी होती हैं, जैसे आप रैम, रोम और CPU को हायर कर रहे हैं। आप वर्चुअली Amazon के सर्वर से कनेक्ट करके काम करते हैं। रिसोर्सेज सिलेक्ट करने के बाद अगला स्टेप आता है कॉन्फ़िगरेशन, मतलब आपको पाइथन इंस्टॉल करना पड़ेगा, MySQL सेटअप करना होगा और फायरवॉल रूल्स सेट करने होंगे। ये स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद ही आप अपना लिखा हुआ कोड डिप्लॉय कर सकते हैं। कोड इनपुट करने के बाद ही आपको फाइनल सॉफ्टवेयर मिलता है। तो प्रोसेस ये है: पहले कंप्यूटर रिसोर्सेज, फिर प्रोविजनिंग, फिर कॉन्फ़िगरेशन और फाइनली कोड डिप्लॉयमेंट। जब ये सब कंबाइन होता है तब जाके एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बनती है। अब सर्विसेज को समझते हैं। अगर आप क्लाउड कंपनी से सिर्फ कंप्यूटर रिसोर्सेज ले रहे हैं तो उसे कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाएगा। इस केस में आप सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर रेंट कर रहे हैं, बाकी कॉन्फ़िगरेशन और कोड का काम आप खुद करेंगे। इसलिए इसे इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस यानी IaaS कहते हैं। लेकिन अगर कंपनी आपको रिसोर्सेज के साथ साथ प्रोविजनिंग और कॉन्फ़िगरेशन भी करके दे रही है तो इस पॉइंट पर इसे प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस कहा जाएगा। यहां कंपनी आपको पूरा प्लेटफॉर्म बनाकर देती है। उनके पास अलग अलग प्लान्स होते हैं, जैसे टियर A या टियर B। इसमें रेलेवेंट मॉड्यूल्स पहले से इंस्टॉल्ड होते हैं। आपको कुछ नहीं करना पड़ता, आपको बस अपना कोड इनपुट करना है। क्योंकि हार्डवेयर और कॉन्फ़िगरेशन कंपनी मैनेज कर रही है, ये प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है। तीसरा सिनारियो देखते हैं। अगर आपको कोड भी नहीं लिखना, कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं करनी और रिसोर्सेज भी कंपनी दे रही है, मतलब पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर बना बनाया मिल रहा है, तो इसे हम सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब आप कोई रेडीमेड सॉफ्टवेयर खरीदते हैं और डायरेक्टली यूज करते हैं, एंड यूजर्स इसे सीधा यूज कर सकते हैं क्योंकि कोड और रिसोर्सेज सब ऑलरेडी मैनेज्ड हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का सिंपल मतलब है कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज को नेटवर्क के थ्रू डिलीवर करना। इसका फायदा यह है कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। अगर जरूरत है तो चार्जेस पे करो और यूज करो, नहीं तो बंद कर दो। इससे एजिलिटी भी आती है। अगर आपकी वेबसाइट पर कस्टमर्स बढ़ गए तो आप क्विकली रिसोर्सेज बढ़ा सकते हैं, यानी स्केल अप कर सकते हैं। लास्ट में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है माइग्रेशन का। जब आप अपने एप्लीकेशन को फिजिकल सर्वर से क्लाउड पर शिफ्ट करते हैं तो कुछ स्ट्रैटेजीज यूज होती हैं। इन्हें हम 6 Rs यानी 6 Rs भी कहते हैं: रिटायर, रिटेन, रीहोस्ट, रीपरचेस, रीप्लेटफॉर्म और रीआर्किटेक्ट। मतलब या तो आप पुराने सिस्टम को रिटायर कर दो या नए सिस्टम को अडॉप्ट कर लो, या फिर पूरा सिस्टम स्क्रैच से क्लाउड पर रीबिल्ड करो, यानी रीआर्किटेक्ट। हमें इन टर्म्स की डिटेल में नहीं जाना है, बस ये याद रखना है कि माइग्रेशन के लिए ये अलग अलग स्ट्रैटेजीज अवेलेबल होती हैं। अब नेक्स्ट चीज है ऑटोनोमस व्हीकल्स। ये बिना किसी ह्यूमन ऑपरेटर के ऑपरेट कर सकते हैं। इसका यूज प्रोडक्शन, मिलिट्री और सभी ऑटोमेटिक व्हीकल्स में किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग का मतलब है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग और एक्सट्रूजन। ये उन टेक्निकल प्रोसेसेस के नाम हैं जो 3D प्रिंटिंग यूज करके प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करने में काम आते हैं। जैसे अगर आप 3D प्रिंटर्स और बाकी चीज़ें देखें तो आप YouTube पे भी सर्च कर सकते हैं 3D प्रिंटिंग। अगर आप H1 सर्च करेंगे तो आपको टन्स ऑफ वीडियोस मिल जाएंगी।
आप देख सकते हैं कि वो कैसे 3D यूज करके मटेरियल्स प्रिंट कर रहे हैं। उनके पास एक फिलामेंट होता है, ये एक पतले थ्रेड जैसा दिखता है। ये एक बार में एक लेयर बनाता है। ये एक टाइम पे एक लेयर कंप्लीट करता है और फिर 2 या 3 घंटे बाद आपको फिनिश्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये एक 3D प्रोडक्ट होगा जिसे आप नॉर्मली यूज कर सकते हैं। ये बाकी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स जैसा ही होगा, लेकिन ये फिलामेंट यूज करके बनाया गया है। उन्होंने 3D प्रिंटिंग के लिए कुछ टेक्निकल नाम दिए हैं, कॉमनली यूज टेक्निक्स, आप वो रीड कर सकते हैं। तो ये था पूरा 3D प्रिंटिंग का कॉन्सेप्ट। उन्होंने इस चैप्टर में बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स दिए हैं, तो हमें ये देखने की जरूरत नहीं है कि डेपोजिशन मॉडलिंग में क्या यूज होता है या फिलामेंट फैब्रिकेशन में क्या यूज होता है। हम अभी बहुत ज्यादा टेक्निकल मैनर में नहीं जाएंगे, इसलिए मैं वो नहीं कर रहा हूं, मैं उसे स्किप कर रहा हूं। जब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, डिजिटल ट्विन, तो इसमें क्या होता है? हम वर्चुअली एक फिजिकल फिनिश्ड गुड्स या प्रोडक्ट को रेप्लिकेट करते हैं और फिर वो कॉपी कंप्यूटर या नेटवर्क में सेव हो जाती है। अब क्या होगा? एग्जाम्पल के लिए, जब आप टेस्ला कार लेते हैं तो कंप्यूटर में एक वर्चुअल टेस्ला कार भी होगी। वो वाईफाई और इंटरनेट टेक्नोलॉजी के थ्रू कनेक्ट होगी। आपकी फिजिकल कार और कंप्यूटर वाली वर्चुअल कार दोनों कनेक्टेड रहेंगी। जब भी टेस्ला कार में बैटरी यूज होगी, यानी एक्चुअल फिजिकल प्रोडक्ट में, तो वो वर्चुअल कार में भी अपडेट हो जाएगा। तो आप फ्रीक्वेंटली वर्चुअल कार को चेक कर सकते हैं कि कितनी बैटरी बची है, मेंटेनेंस के लिए कितना टाइम बचा है, ब्रेकडाउन की प्रोबेबिलिटी या चांस कितना है, इंजन की कंडीशन क्या है, और भी बहुत कुछ। इस तरह आप वर्चुअल कार के थ्रू इसे मॉनिटर कर सकते हैं। तो इसके लिए आप वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी यूज करेंगे। कंप्यूटर स्क्रीन में आपको एक वर्चुअल कार दिखाई देगी। ये टेक्नोलॉजी यूज करके क्रिएट की जाएगी। ये कंप्यूटर में बनी होगी। ये फिजिकल कार की सिचुएशन को रियल टाइम में एनालाइज करेगी। ये पार्ट्स और कंपोनेंट्स की सिचुएशन दिखाएगी, जैसे ब्रेकडाउन की प्रोबेबिलिटी कितनी है, बैटरी कितनी रिमेनिंग है, मेंटेनेंस करने से पहले आपके पास कितना टाइम बचा है। एनालिसिस के लिए आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी। जब आप इसे नॉर्मल कंज्यूमर गुड्स में यूज करते हैं तो आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन जब आप इसे प्रोडक्शन फैसिलिटी या फैक्ट्री में यूज करते हैं तो आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी। आप अबंडेंट डेटा एक्वायर कर सकते हैं। उस डेटा को यूज करके आप वेरियस इंसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं और बेटर डिसीजंस ले सकते हैं। ये पूरी वैल्यू चेन में यूज होगा, इंजीनियरिंग, ऑपरेशंस और मेंटेनेंस सर्विस में। इन सभी डिपार्टमेंट्स में वो लोग ये टेक्नोलॉजी यूज करेंगे। नेक्स्ट चीज है ऑगमेंटेड रियलिटी। इसको हम ह्यूमंस के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोल सकते हैं। ये फिजिकल सराउंडिंग्स को क्लाउड और एनालिटिक्स पावर से कनेक्ट करेगा। एग्जाम्पल के लिए, Amazon वगैरह में जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वेबसाइट पे एक ऑप्शन दिखता है, वो शो करेगा व्यू इन योर रूम। अगर आप उस ऑप्शन को टच करते हैं तो वो प्रोडक्ट को प्रोजेक्ट करेगा कि वो आपके रूम में रखा हुआ कैसा दिखेगा। वो कैमरा ओपन करेगा और फिर, जैसे अगर आप देखें, ये टेबल है एग्जाम्पल के लिए जो आप Amazon पे खरीदने वाले हैं, वो आपको दिखाएगा कि ये कैसा लगेगा जब आपके पास ये होगा। जब आप इसे परचेज करके अपने घर में रखेंगे तो ये कैसा दिखेगा, वो ऑगमेंटेड रियलिटी यूज करके प्रोजेक्ट किया जाएगा। इस चीज में हम AR मतलब ऑगमेंटेड रियलिटी यूज कर रहे हैं। तो ये है ऑगमेंटेड रियलिटी का कॉन्सेप्ट। आप फिजिकल रियल टाइम चीजों को देख पाएंगे और वहां वर्चुअल प्रोडक्ट प्रोजेक्ट हो जाएगा। आप इसे एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग के लिए यूज कर सकते हैं। आप एम्प्लॉयज को रियलिस्टिक ट्रेनिंग दे सकते हैं। इससे एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। ये नेक्स्ट जनरेशन ह्यूमन मशीन इंटरैक्शन लेकर आएगा। आप मशीन के साथ और भी बेहतर तरीके से इंटरैक्ट कर पाएंगे। ये नॉलेज ट्रांसफर भी दे रहा था। नेक्स्ट पॉइंट है मोबाइल इंटरनेट। मोबाइल इंटरनेट हम सब इसके बारे में जानते हैं। ये स्मार्ट डिवाइसेस, कंप्यूटर्स, मोबाइल्स वगैरह की कनेक्टिविटी में हेल्प करेगा। मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल कंपनीज में इसे यूज करने की बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। मैन्युफैक्चरिंग CEOs उनमें से 81% लोग आज मार्केट में मोबाइल्स को एक इंपॉर्टेंट फैक्टर मानते हैं। एप्लीकेशंस, आप इसे ऑगमेंटेड रियलिटी के लिए यूज कर सकते हैं। ये ऑगमेंटेड रियलिटी भी मोबाइल फोन यूज करके ही की जा रही है, तो मोबाइल इंटरनेट उसके लिए यूजफुल है। बिना इंटरनेट, बिना मोबाइल के आप ये नहीं कर सकते। और कंप्यूटर एसोसिएटेड डिजाइनिंग, आप डिजाइनिंग कर सकते हैं जो इंजीनियर्स ट्रेडिशनली करते हैं, मोबाइल इंटरनेट कॉन्सेप्ट यूज करके। और फिर आप पूरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में रिपल इफेक्ट्स भी देख सकते हैं। इसको यूज करने से बहुत सारी वैल्यूएशन एक्टिविटीज अफेक्ट होंगी, ये इवॉल्व होती रहेंगी। आप वो इफेक्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट चीज है ब्लॉकचेन। जब आप ब्लॉकचेन पे आते हैं, आप सबने कहीं ना कहीं ब्लॉकचेन के बारे में सुना होगा। कम से कम नाम तो आपको पता होना चाहिए। आप कहीं ना कहीं रोज इसके बारे में सुनते होंगे। और फिर यहाँ इसका मीनिंग क्या है? आप इसे एक डिजिटल लेजर समझ सकते हैं। डिजिटल लेजर का मतलब है कि अगर आप ब्लॉकचेन में हैं तो आपके पास एक लेजर होगा। अगर ब्लॉकचेन में कोई दूसरा पर्सन है तो उसके पास भी एक लेजर होगा। हर पार्टिसिपेंट, हर मेंबर के पास एक लेजर होगा। उस लेजर में आप वो ट्रांजैक्शंस देख सकते हैं जो आप कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए, आप अपने फ्रेंड को पेमेंट भेज रहे हैं। आप उस पेमेंट को लेजर के थ्रू देख सकते हैं। वो ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड होती है? वो ब्लॉक्स में रिकॉर्ड होती है, इसलिए इसे ब्लॉकचेन कहा जाता है। ये ब्लॉक्स में रिकॉर्ड होती है और वो ब्लॉक्स कनेक्टेड होते हैं। आप बस एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग
अंडरस्टैंडिंग रख सकते हैं। जब आप एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन देखते हैं तो आप कीवर्ड्स देख सकते हैं। आप डिजिटल लेजर का कीवर्ड देख सकते हैं या डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस का कीवर्ड देख सकते हैं। ये डिजिटल सिग्नेचर से सिक्योर्ड होगा। जब आप मशीन में इस तरह के कीवर्ड्स देखते हैं तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये ब्लॉकचेन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। वहाँ बहुत सारे ब्लॉक्स होंगे और इस ब्लॉक के अंदर ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी, एक क्रिप्टोग्राफिक सिग्नेचर यूज करके। लेजर में हम पोस्टिंग करते हैं, जर्नल में हम जर्नल एंट्री करते हैं, वैसे ही ब्लॉकचेन में हम क्रिप्टोग्राफिक सिग्नेचर करेंगे और फिर ट्रांजैक्शन एंटर करेंगे। इसे हैश कहा जाएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ये हैश यूज करके रिकॉर्ड किया जाएगा और फिर ये एक बहुत डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है, मतलब कि हर पार्टिसिपेंट के कंप्यूटर में लेजर की एक कॉपी होगी, तो डेटा को मॉडिफाई, डिलीट या मैनिपुलेट करना मुश्किल है। ये डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू बहुत सिक्योरली मेंटेन किया जाता है। ये पासवर्ड के लिए बायोमेट्रिक हो सकता है। वहां डिजिटल सिग्नेचर होगा जो पासवर्ड की तरह एक्ट करेगा। ट्रांजैक्शन ब्लॉक्स में रिकॉर्ड होगी। ब्लॉक्स एक चेन की तरह कनेक्टेड होते हैं। ये ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेगा और हम सब रेडी हैं। जब आपको कोई नई ट्रांजैक्शन मिलती है तो ये ऑटोमेटिकली आपके लेजर में शो करेगी और फिर बैकएंड में ये ब्लॉक में रिकॉर्ड हो जाएगी। तो ये था पूरा ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट। समराइज करने के लिए आप देख सकते हैं कि डिजिटल लेजर एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये वो टेक्नोलॉजी है जो हम यूज कर रहे हैं। ब्लॉक के अंदर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए ये एक डिजिटल सिग्नेचर है। हर पार्टिसिपेंट के पास एक लेजर होगा। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है। ये डिजिटल सिग्नेचर द्वारा क्रिएट किया जाएगा। अब बस यही सब टेक्नोलॉजीज है जो इस चैप्टर में डिजिटल टेक्नोलॉजीज एक्सप्लेन करने के लिए यूज की गई हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है बिजनेस इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मतलब क्या है? नॉर्मली हम सिर्फ बायोलॉजी में ये वर्ड इकोसिस्टम यूज करते हैं। बिजनेस इकोसिस्टम ये लोग बायोलॉजिकल स्टडीज में यूज करते हैं, लेकिन जेम्स मोर ने 1983 में इकोसिस्टम वर्ड यूज किया बिजनेस को इंडिकेट करने के लिए। वो कह रहे हैं कि बिजनेस इकोसिस्टम का एक मेंबर है। जैसे वो कह रहे हैं कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को इकोसिस्टम कहा जाता है और हमारी ऑर्गेनाइजेशन उस पर्टिकुलर ग्रुप का बस एक मेंबर है। ग्रुप ही इकोसिस्टम है। तो वो यही कह रहे हैं। वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक नेटवर्क फॉर्म में होगा। वो सब एक नेटवर्क में होंगे। बिजनेसेस जब वो इंडिविजुअल के कंपैरिजन में एक ग्रुप की तरह काम करते हैं तो वो कस्टमर के लिए ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। आपस में इंडिविजुअली लड़ने के बजाय या इंडिविजुअली प्रॉफिट गेन करने की कोशिश करने के बजाय अगर वो साथ काम करें तो वो ज्यादा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। वो ज्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट कर सकते हैं और कस्टमर को ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। वो यही कह रहे हैं। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में बल है। यही कोर प्रिंसिपल वो यहां बता रहे हैं। यहां हमारे पास 3 तरह के इकोसिस्टम्स हैं। पहला है इनोवेशन इकोसिस्टम, दूसरा है प्लेटफॉर्म इकोसिस्टम और तीसरा है सर्विस इकोसिस्टम। क्यों? यहां हमें यह समझना होगा कि हम साथ में काम कर रहे हैं। हमें कोऑपरेट करना है और हमें एक दूसरे से कंपीट नहीं करना चाहिए। हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए। एंड गोल क्या है? यही डिफरेंस है यहाँ टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम के बीच में। अगर एंड गोल कुछ इनोवेटिव क्रिएट करना है, हमें इनोवेशन करना है और इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म करना है, तो ये इनोवेशन इकोसिस्टम के अंडर आएगा, वो गोल जिसके लिए हम साथ काम कर रहे हैं। अगर आप एक सिंगल प्रोडक्ट के अराउंड कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स क्रिएट करने के लिए साथ काम कर रहे हैं, वहां एक मेन प्रोडक्ट होगा। आप उस सिंगल प्रोडक्ट के अराउंड अलग अलग प्रोडक्ट्स क्रिएट करने के लिए साथ काम कर रहे हैं जो कस्टमर को अट्रैक्ट करेगा और मार्केट शेयर बढ़ाएगा, तो वो प्लेटफॉर्म इकोसिस्टम है। जब आप ऑप्टिमाइजेशन के लिए साथ काम कर रहे हैं, सर्विस या वैल्यू एक्सचेंज करने के लिए बिजनेसेस के बीच में, एग्जाम्पल के लिए ऑर्गेनाइजेशंस का एक ग्रुप, वो लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एनहांस करने के लिए साथ काम कर रहे हैं। लॉजिस्टिक्स सपोर्ट का मतलब है कि इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, रॉ मटेरियल का मूवमेंट ऑप्टिमाइज होना चाहिए, वो क्विक होना चाहिए। हमें रॉ मटेरियल बहुत प्रॉम्प्ट मैनर में मिलना चाहिए। जब भी हमें ज़रूरत हो, हमें रॉ मटेरियल मिल जाना चाहिए। इसके लिए हमें साथ काम करना होगा और कोऑपरेट करना होगा। अगर आप उस पर्पस के लिए ये कर रहे हैं तो ये सर्विस इकोसिस्टम होगा। सेम लॉजिस्टिक्स हम आउटपुट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। फिनिश्ड गुड्स की सप्लाई के लिए भी हम सेम लॉजिस्टिक्स सपोर्ट का एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब एक इकोसिस्टम के लिए हमें 8 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आंसर करने हैं। क्या हमें बिजनेस इकोसिस्टम में एंगेज करना चाहिए? क्या हमें ये करना चाहिए? क्या ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं? ये हमारे लिए कैसे हेल्पफुल है? हम वायबल इकोसिस्टम अपॉर्चुनिटी कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? साथ काम करने की अपॉर्चुनिटी क्या है? वहां अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, तभी सब लोग वहां आएंगे। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का रोल क्या है? क्योंकि इकोसिस्टम में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होंगी। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का रोल क्या है? अपना खुद का इकोसिस्टम कैसे बनाएं? अपनी लीडरशिप के अंडर इकोसिस्टम कैसे बनाएं? हम कंपीटिंग इकोसिस्टम के अगेंस्ट कैसे जीत सकते हैं? हम एक इकोसिस्टम बिल्ड करने के बारे में सोच रहे हैं। जैसे कन्वर्टर्स के साथ भी वो लोग अपने लिए एक इकोसिस्टम बिल्ड कर रहे होंगे। हम उनके इकोसिस्टम के अगेंस्ट कैसे जीत सकते हैं? हम अपने इकोसिस्टम में वैल्यू कैसे कैप्चर करें? हम वो फीचर्स कैसे कैप्चर कर सकते हैं जो कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करेंगे? हम एज एन इकोसिस्टम कंट्रीब्यूटर कैसे बेनिफिट ले सकते हैं? आप इकोसिस्टम को क्या देंगे और इकोसिस्टम आपको वापस क्या देगा? हमारी इकोसिस्टम स्ट्रैटेजी वक्त के साथ कैसे इवॉल्व कर सकती है? हम इसे वक्त के साथ कैसे चेंज करेंगे जब कंज्यूमर डिमांड नेचर को प्रिवेंट करेगी? तो ये वो 8 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं जो हमें आंसर करने हैं, जो मैंने अभी बताए।
अब नेक्स्ट चीज है एग्जाम्पल। इकोसिस्टम के लिए हम फार्मास्यूटिकल कंपनीज के कंसोर्शियम का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो कोविड-19 पैंडेमिक के लिए वैक्सीन रिसर्च कर रहे थे। कोविड-2019 पैंडेमिक के दौरान बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज साथ आईं और उन्होंने साथ में रिसर्च की। अगर वो अलग अलग रिसर्च करते तो उनमें से हर किसी के पास उस ड्रग का पेटेंट होता जो उन्होंने मैन्युफैक्चर किया है, जो उन्होंने क्रिएट किया है। लेकिन अगर वो साथ में करते हैं तो क्या होगा? रिसर्चर्स का एक सिंगल ग्रुप सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए काफी है। वो टीम में अपनी एक्सपर्टीज क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा करके वो ड्रग का फॉर्मूला जल्दी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये रिसर्च और डेवलपमेंट कॉस्ट की सेविंग्स है, जो मेन चीज है जो हम इस टाइप के फार्मास्यूटिकल कंपनीज के कंसोर्शियम में कर रहे हैं। अब इकोसिस्टम का इंपैक्ट क्या है? यहां हमारे पास तीन चीजें हैं, कॉस्ट, वैल्यू और परफॉर्मेंस। इन तीन चीजों पर इकोसिस्टम का क्या इंपैक्ट है? पहली चीज है कॉस्ट फ्लाईव्हील। इसका मतलब है हायर वॉल्यूम लीडिंग टू लोअर फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट। जब वो साथ काम करते हैं तो वो ज्यादा मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, तो फिक्स्ड कॉस्ट लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, तो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएगी। और फिर ग्रोथ फ्लाईव्हील, उन्हें नेटवर्क और पार्टनरशिप मिलेगी जिसकी वजह से वो साथ में ग्रो कर सकते हैं। और फिर वो वैल्यू प्रोपोजिशन इंप्रूव करेंगे, वो कस्टमर को बेटर वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। उनके पास ज्यादा पार्टनर्स होंगे, वो वैल्यू को बेटर कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो ज्यादा वैल्यू दे सकते हैं। नेक्स्ट चीज है डेटा फ्लाईव्हील। इसका मतलब है कस्टमर के बारे में रिचर डेटा होने का एडवांटेज। जब सारी ऑर्गेनाइजेशन साथ काम कर रही हैं तो सबके पास एक इन्फॉर्मेशन सिस्टम होगा, हर कोई कस्टमर के बारे में डेटा कलेक्ट कर रहा होगा। जब सब लोग साथ काम कर रहे हैं तो वो उस डेटा को पूल कर सकते हैं, वो डेटा को कंबाइन कर सकते हैं और इंडिविजुअली काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस के कंपैरिजन में ज्यादा मीनिंगफुल इनसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं। ये था पूरा इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट। ऑर्गेनाइजेशंस का साथ काम करना इस बड़े गोल को पावर देता है। अब नेक्स्ट चीज है चेंज इन बिजनेस मॉडल। ये टॉपिक हमने पहले स्किप कर दिया था। टेक्नोलॉजी की वजह से बिजनेस मॉडल में चेंज आ रहा है। वो चेंज क्या है? चेंजेस के टाइप्स क्या हैं? हम इसे ब्रॉडर मैनर में क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे आप तीन कैटेगरीज रख सकते हैं। पहली चीज है ऑटोमेशन। इसका मतलब है कि हम ह्यूमंस को टेक्नोलॉजी से रिप्लेस कर रहे हैं। ह्यूमंस को एलिमिनेट किया जा रहा है और फिर उस जगह टेक्नोलॉजी रिप्लेस हो रही है। एग्जाम्पल के लिए बैंक में पासबुक एंट्री मशीन। अगर आप उस मशीन में पासबुक रखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली एंट्री का काम करेगी। आपको उसके लिए अलग से एम्प्लॉय की जरूरत नहीं है। एक्सटेंशन, नए टास्क करने के लिए आप टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं। पासबुक एंट्री पहले से एग्जिस्टिंग टास्क है, जब आप इसे किसी नए टास्क के लिए करते हैं तो इसे एक्सटेंशन कहा जाएगा। एग्जाम्पल, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज करके मोबाइल बैंकिंग। ये किसी एग्जिस्टिंग टास्क को रिप्लेस नहीं कर रहा बल्कि एक नया काम है। नेक्स्ट चीज है ट्रांसफॉर्मेशन। एग्जिस्टिंग फीचर्स या टास्क को टेक्नोलॉजी यूज करके रिफॉर्म करना। एग्जिस्टिंग टास्क को ही आप रिप्लेस नहीं कर रहे बल्कि आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, आप उसे रिफॉर्म कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं। मतलब कि एग्जाम्पल के लिए आप एटीएम टेक्नोलॉजी यूज करके कैश विड्रॉल ले सकते हैं। इसने ट्रेडिशनल एटीएम को डिस्ट्रॉय नहीं किया या बैंक से ट्रेडिशनल कैश विड्रॉल को। इसके बजाय इसने काम करने का एक नया तरीका क्रिएट किया। इसने बैंक से कैश विड्रॉ करने के एग्जिस्टिंग काम को अपग्रेड किया। आजकल वो लोग एटीएम यूज कर रहे हैं एडवांस टेक्नोलॉजी। तो ये था पूरा चेंज इन बिजनेस मॉडल के बारे में। अब जब आप फर्स्ट पेज पर जाएंगे, कंटेंट्स पेज पर, तो यहां हमने सारी डिजिटल टेक्नोलॉजीज कंप्लीट कर ली हैं। हमने बिजनेस इकोसिस्टम कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक है हाइपर कंपटीशन। हाइपर कंपटीशन का मतलब समझने के लिए पहले वर्ड हाइपर एक्टिव को देखते हैं। जैसे एक हाइपर एक्टिव बच्चा होता है जिसमें बहुत ज्यादा एक्टिविटी होती है, वो एक जगह शांत नहीं बैठ सकता, उसे कंट्रोल करना मुश्किल होता है। बिल्कुल वैसे ही हाइपर कंपटीशन में मार्केट में बहुत ज्यादा एक्टिविटी होती है। मार्केट में बहुत सारे सेलर्स आ जाते हैं जिससे इनस्टेबिलिटी क्रिएट होती है। क्योंकि सेलर्स ज्यादा हैं तो कस्टमर्स के पास ऑप्शंस भी बहुत होते हैं। कस्टमर इजीली एक सप्लायर से दूसरे सप्लायर पर स्विच कर सकता है। इसका मतलब बायर्स की बार्गेनिंग पावर बहुत हाई हो जाती है। अगर बायर को लगता है कि आप कंपेटिटिव नहीं हैं तो वो तुरंत दूसरे ऑप्शन पर चला जाएगा। यहां कंपनीज सस्ता देने की कोशिश करती हैं और जब आप प्राइस कम करने की कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। अब देखते हैं हाइपर कंपेटिटिव मार्केट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। सबसे पहले हाई राइवलरी, यानी कंपटीशन बहुत इंटेंस होता है। रैपिड टेक्नोलॉजी चेंज, टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदलती है। फ्लेक्सिबल स्ट्रैटेजी, कंपनीज किसी एक स्ट्रैटेजी पर स्टिक नहीं करती, वो फ्लेक्सिबल रहती हैं। लो एंट्री बैरियर, मार्केट में कोई भी इजीली एंटर कर सकता है, इसलिए भीड़ बढ़ जाती है। ग्लोबल अलायंसेज, लोकल कंपटीशन ज्यादा होने की वजह से कंपनीज ग्लोबल टाई अप्स करती हैं। और फाइनली नो सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेज, अगर आपके पास कोई कंपेटिटिव एडवांटेज है भी तो कंपेटिटर्स उसे क्विकली कॉपी कर लेंगे, कुछ भी यूनिक नहीं रह पाता। तो इसका कॉस्ट, वैल्यू और स्ट्रैटेजी पर क्या इंपैक्ट पड़ता है? सबसे बड़ा इंपैक्ट ये है कि आपका कंपेटिटिव एडवांटेज जल्दी इमिटेट हो जाता है। अगर आप मेहनत करके कुछ यूनिक लाते हैं तो मार्केट में हजारों लोग हैं, कोई ना कोई कॉपी कर ही लेगा और उसे देखकर बाकी लोग भी कॉपी करेंगे। इसलिए आपको कंटिन्यूअसली नया कंपेटिटिव एडवांटेज डिस्कवर करना पड़ता है। इससे पहले कि आपका पुराना एडवांटेज एक्सपायर हो या आउटडेटेड हो, आपको नया क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ इनोवेशन रुकनी नहीं चाहिए। वैल्यू की बात करें तो आपके पास एक यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन यानी यूएसपी होना चाहिए।
इतने ऑप्शंस में कस्टमर आपको क्यों चूज करें? इसके लिए आपको एक्स्ट्रा फीचर्स देने होंगे। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। वो फ्रीक्वेंट बेसिस पर नए मॉडल्स लॉन्च करते हैं। हर नए मॉडल में नए फीचर्स होते हैं क्योंकि मोबाइल फोन्स परफेक्टली सब्स्टिट्यूटेबल हैं। अगर एक कंपनी का फोन नहीं पसंद तो आप दूसरी कंपनी का ले लोगे। ये हाइपर कॉम्पिटिशन का सबसे एप्ट एग्जाम्पल है। अब आते हैं मार्केट डिसरप्शन पर। मार्केट डिसरप्शन हमेशा इनोवेशन से आता है। जब कोई कंपनी आउट ऑफ द बॉक्स सोचती है जो आज तक किसी ने नहीं सोचा, तो वो मार्केट में एक डिसरप्शन क्रिएट करती है, एक इंस्टेबिलिटी लाती है। जो चीजें पहले प्रीमियम प्राइस पर मिलती थीं, इनोवेशन की वजह से वो चीप और अफोर्डेबल हो जाती हैं। मार्केट में रेलेवेंट रहने के लिए और अटेंशन ग्रैब करने के लिए आपको इनोवेशन करते रहना पड़ेगा। लास्ट में देखते हैं रिस्पॉन्स टू हाइपर कॉम्पिटिशन। इसे टैकल कैसे करें? इसके लिए हमारे पास डैविनीज 7S फ्रेमवर्क है। यहां हमें सिर्फ लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स देखना है, डिटेल में नहीं जाना। ये 7 S हैं: स्टेक होल्डर सेटिस्फैक्शन, स्ट्रेटेजिक सूद सेइंग यानी फ्यूचर प्रिडिक्ट करना, स्पीड, सरप्राइज, सिग्नल्स, शिफ्टिंग द रूल्स ऑफ द मार्केट और साइमल्टेनियस एंड सीक्वेंशियल स्ट्रेटेजिक थ्रस्ट्स। ये फ्रेमवर्क हमें टेम्पररी एडवांटेजेस क्रिएट करने में हेल्प करता है, क्योंकि जैसा हमने देखा, मार्केट में टिके रहने के लिए हमें फ्रीक्वेंट इनोवेशंस करने होंगे, तभी हम कस्टमर्स को अपने साथ मेंटेन कर पाएंगे। अब हम ट्रांसफॉर्मेशन और डिसरप्शन के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको एग्जाम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चंस मिल सकते हैं। आप ट्रांसफॉर्मेशन और डिसरप्शन के बीच में कंफ्यूज भी हो सकते हैं, इसलिए ध्यान से सुनिए और इन दोनों टॉपिक्स के बीच का फर्क समझिए। अब वो ये बता रहे हैं कि प्रोडक्ट्स का एवोल्यूशन होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सबसे पहले टेलीविजन के लिए पहले टेलीविजन्स पिक्चर ट्यूब्स की टेक्नोलॉजी यूज करते थे। उसके बाद हमें LCD पैनल्स मिले, उसके बाद हमें LED प्लस LCD कॉम्बिनेशन मिला। अब हम स्मार्ट टीवी की स्टेज पर हैं। तो एक प्रोडक्ट, एक सेम इंडस्ट्री वक्त के साथ इवॉल्व हुई है। ये इनोवेशन और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की वजह से हुआ है। वो यही कह रहे हैं। वो इनोवेशन को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। पहली कैटेगरी है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कि आप वर्ड देख सकते हैं, इस वर्ड का बेसिक मीनिंग है ट्रांसफॉर्म करना, एक चीज से दूसरी चीज में चेंज होना। यहां हम कंपटीशन के बेसिस को शिफ्ट करने के लिए इनोवेशन यूज करेंगे। पहले आपको यह जानना जरूरी है कि इनोवेशन क्या है और बेसिस ऑफ कंपटीशन क्या है। जब आप इन दोनों का मतलब जान लेंगे, तभी आप ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन समझ पाएंगे। इनोवेशन क्या है? आप कुछ नया करने वाले हैं जो अभी तक किसी ने नहीं सोचा। ये कस्टमर को ज्यादा वैल्यू देगा या कंपनी को बेनिफिट देगा, किसी भी तरह से ये किसी भी पर्सन को बेनिफिट देगा, तो वो एक इनोवेशन होगा। किसी ने अभी तक उसके बारे में नहीं सोचा है और ये कंपटीशन के बेसिस को शिफ्ट कर देगा। बेसिस ऑफ कंपटीशन क्या है? एग्जाम्पल के लिए, आप एक बैंक चला रहे हैं। जब आप कस्टमर्स को अपने बैंक की तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो आप कस्टमर्स को क्या बोलेंगे? हमारे पास ब्रांचेस का नेटवर्क है, हर मेजर सिटी में हमारी एक ब्रांच होगी, आप अपना कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, हम हाई इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं। ये सब आप कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए बोलेंगे। आप इन फैक्टर्स के बेसिस पर ही कॉम्पिटिटर से लड़ रहे हैं। कस्टमर इन फैक्टर्स के बेसिस पर ही या तो आपका बैंक चूज करेगा या ऑपोजिट बैंक। तो वो बेसिस ऑफ कंपटीशन है। वो फैक्टर्स जिनके ऊपर आप कॉम्पिटिटर के साथ फाइट कर रहे हैं, वो फैक्टर जो आपको और आपके कॉम्पिटिटर को इंडस्ट्री में डिस्टिंग्विश करता है, तो वो बेसिस ऑफ कंपटीशन है। आप कंपटीशन के बेसिस को शिफ्ट करने के लिए इनोवेशन यूज करेंगे। स्टडी मटेरियल में उन्होंने दिया है कि ट्रांसफॉर्मेशन के 4 टाइप्स हैं। एक है बिजनेस प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा है बिजनेस मॉडल ट्रांसफॉर्मेशन, तीसरा है डोमेन मार्केट डोमेन ट्रांसफॉर्मेशन और चौथा है कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। जब आप इन्हें एक एक करके देखेंगे तो आप ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब समझ जाएंगे। पहली चीज है बिजनेस प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन। एग्जाम्पल के लिए, जब UPI पेमेंट इंट्रोड्यूस हुआ था तो ये एक बहुत रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट था और इसने इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म कर दिया, हम ऐसा बोल सकते हैं। और उन्होंने स्टडी मटेरियल में UPI पेमेंट का ही एग्जाम्पल दिया है। हम ये इनोवेशन क्यों कर रहे हैं? इनोवेशन में एक मेन चीज ये है कि हम इस जगह पर कस्टमर एक्सपीरियंस को एनहांस करने के लिए ये कर रहे हैं। हम कस्टमर एक्सपीरियंस इंप्रूव करना चाहते हैं, हम कस्टमर को ज्यादा बेनिफिट देना चाहते हैं। सिर्फ उसी के लिए हम इनोवेशन कर रहे हैं। एग्जाम्पल, हम UPI पेमेंट ले सकते हैं। पहले हमारे पास सिर्फ मैन्युअल कैश विड्रॉल्स थे या हमारे पास ATM था। हम या तो बैंक ब्रांच जाकर चेक दे सकते थे और कैश विड्रॉ कर सकते थे, या फिर हम ATM जाकर अपना डेबिट कार्ड यूज करके कैश विड्रॉ कर सकते थे। यहां उन टाइम्स में 2 बैंक्स के बीच कंपटीशन के फैक्टर्स क्या थे? फैक्टर्स थे एफिशिएंसी। अगर आप 10 मिनट के अंदर हमारे बैंक आते हैं तो आप अपना कैश विड्रॉ कर सकते हैं, ये एक चीज है। स्पीड, वो टाइम जिसमें आप हमारी ब्रांच पहुंच सकते हैं, मेजर सिटीज से हमारी बैंक ब्रांच तक ट्रैवल करने का टाइम, वैसा कुछ। और फिर नेटवर्क, हमारे पास हर मेजर सिटी में ब्रांचेस हैं, ये एक और फैक्टर है। ये 3 फैक्टर्स कंपीटिंग फैक्टर्स थे और जब UPI पेमेंट इंट्रोड्यूस हुआ तो ये 3 फैक्टर्स आउटडेटेड हो गए। अब मेन फैक्टर्स थे यूजर इंटरफेस। हमारे UPI पेमेंट ऐप में इंटरफेस बहुत अच्छा था, ये यूजर फ्रेंडली था, आप इसे जल्दी अडैप्ट कर पाएंगे। और फिर ग्लिचेस, हमारे
ऐप में कोई ग्लिचेस नहीं होंगे। अगर आपको कोई ग्लिच आता भी है तो वो 24 आवर्स के अंदर सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको कोई पेमेंट इशू आता है तो आपका पेमेंट 24 आवर्स के अंदर रिफंड हो जाएगा। इस तरह ये एक और फैक्टर है। तीसरी चीज़ है सिक्योरिटी। अगर आप हमारी यूपीआई पेमेंट ऐप के थ्रू ट्रांजैक्ट कर रहे हैं तो ये ज़्यादा सिक्योर होगा। ये एक और फैक्टर है। इस तरह वो फैक्टर्स जिनके यूज से आप एक दूसरे के साथ कंपीट कर रहे हैं वो चेंज हो रहा है। दूसरा टाइप है बिजनेस मॉडल ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपने बिजनेस मॉडल कैनवस के बारे में सुना है तो आपको पता होगा कि बिजनेस मॉडल के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। अगर आप नहीं जानते तो मैं शॉर्ट में बता देता हूं। एक बिजनेस के लिए आपको रेवेन्यू कहां से मिल रहा है, वो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज क्या हैं जो आप कंपनी में परफॉर्म कर रहे हैं, वो कौन सी जगह है जहां आप कॉस्ट इनकर कर रहे हैं, आपको प्रॉफिट कैसे मिल रहा है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए की सप्लायर्स या की रिसोर्सेज क्या हैं, सब कुछ उस ब्लूप्रिंट को बिजनेस मॉडल कहा जाता है। उस बिजनेस मॉडल में आप कोई भी इनोवेशन कर सकते हैं और कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। इसे बिजनेस मॉडल ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। और फिर डोमेन ट्रांसफॉर्मेशन। आप एक नई मार्केट में वेंचर कर सकते हैं, आप एक नई मार्केट में एंटर कर सकते हैं और नया प्रोडक्ट बेच सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए Amazon, ये एक ई-कॉमर्स वेबसाइट थी। ये गुड्स बेचने के लिए एक प्लेटफॉर्म था। अब अपनी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करके वो Amazon वेब सर्विसेज के लिए एक नई मार्केट में एंटर हुए, क्लाउड कंप्यूटिंग। उन्होंने ये करना शुरू किया। तो ये उन्होंने अपनी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी और कैपेबिलिटी यूज करके किया। उन्होंने अपना डोमेन ट्रांसफॉर्म किया है। और फिर कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप ये मैराथन देख रहे हैं तो आप चैप्टर नंबर 8 में कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन और कल्चर के टाइप्स के बारे में जानेंगे। अभी के लिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। दो तरह के कल्चर होते हैं। पहला है प्रेडिक्टेबल कल्चर। ये मेन स्ट्रीम कंपनीज फॉलो करेंगी। वो कंपनीज जिनका मार्केट शेयर बड़ा है और जो मार्केट को डोमिनेट कर रही हैं, वो उन मेथड्स को यूज करेंगी जो पास्ट में प्रूवन है। वो कोई रिस्क नहीं लेंगी, वो कोई नए मेथड्स ट्राई नहीं करेंगी, वो बस स्टेटस मेंटेन करेंगी और एग्जिस्टिंग मेथड्स यूज करेंगी। लेकिन जब एक स्टार्टअप आ रहा है, एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन जो किसी इनोवेशन के थ्रू मार्केट शेयर कैप्चर करने की कोशिश कर रही है, उनके पास एक इनोवेटिव और क्रिएटिव कल्चर होगा। वहां क्या होगा कि वो रिस्क लेंगे, वो एक नया मॉडल अडॉप्ट करेंगे, वो नए मेथड्स ट्राई करेंगे, वो ट्राई करेंगे और फेल होंगे, वो उससे सीखेंगे और फिर वो एक ऐसा प्रोडक्ट बिल्ड करेंगे जो कस्टमर के लिए बहुत अट्रैक्टिव होगा। तो जब आप नई चीजें कर रहे हैं और नया रिस्क ले रहे हैं तो ये एक इनोवेटिव कल्चर होगा। जब आप सिर्फ एग्जिस्टिंग रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं तो इसे प्रेडिक्टेबल कल्चर कहा जाएगा। उसमें भी अगर आप इसे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, आप एक नॉर्मल प्रेडिक्टेबल कल्चर को इनोवेटिव कल्चर में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, वो भी एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो ये थे ट्रांसफॉर्मेशन के 4 टाइप्स जो उन्होंने दिए हैं। स्टडी मटेरियल में भी उन्होंने इतनी डिटेल में नहीं दिया है। बस अगर आप 4 नाम याद रखें तो वो काफी है। बिजनेस प्रोसेस, बिजनेस मॉडल, डोमेन और फिर कल्चर। ये ट्रांसफॉर्मेशन के 4 टाइप्स हैं। एक चीज ये है कि वहां इनोवेशन होगा, ये कंपटीशन के बेसिस को शिफ्ट करेगा। आप ये कस्टमर एक्सपीरियंस को एनहांस करने के लिए कर रहे हैं। ये था पूरा ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। अब हम नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी पर मूव कर सकते हैं, डिसरप्शन। डिसरप्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन से ज्यादा। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब डिसरप्शन में ये ट्रांसफॉर्मेशन से कैसे अलग है वो ये है कि डिसरप्शन में आपको मार्केट में एक नया चैलेंजर मिल रहा है। इंडस्ट्री में एक नई कंपनी स्टार्ट हुई है, एक नई कंपनी इंडस्ट्री में आ रही है। ये कस्टमर को ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर रही है, ये कस्टमर को ज्यादा बेनिफिट दे रही है। एग्जिस्टिंग फर्म्स जो ऑलरेडी इनकम्बेंट्स हैं, वो लोग जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में हैं, वो नई कंपनी के साथ कंपीट नहीं कर सकते। कैसे? एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं कि ट्रेडिशनल टैक्सी ड्राइवर्स हैं जो टैक्सी चला रहे हैं, वो पैसेंजर्स से फेयर कलेक्ट कर रहे हैं। इस तरह का बिजनेस मॉडल इंडस्ट्री में डेकेड से चल रहा है। अब न्यू एज में बिजनेस मॉडल नया आ रहा है, ऐप बेस्ड कैब बुकिंग या राइडिंग बिजनेस। एक ऑनलाइन एप्लीकेशन होगी, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, आप एप्लीकेशन के वाया कैब बुक कर सकते हैं, आप उस एप्लीकेशन के बेसिस पर पेमेंट भी कर सकते हैं। वो आपको अमाउंट शो करेगा, आपको टैक्सी ड्राइवर के साथ नेगोशिएट करने की जरूरत नहीं है। तो ये कस्टमर्स के लिए बहुत कंफर्टेबल पार्ट है, ये कस्टमर को ज्यादा बेनिफिट और ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। ट्रेडिशनल टैक्सी ड्राइवर वो इससे डायरेक्टली कंपीट नहीं कर सकते, वो अचानक से एप्लीकेशन वगैरह क्रिएट नहीं कर सकते। ये एप्लीकेशन बिग कंपनीज ने टेक्नोलॉजी के साथ क्रिएट की थी, लेकिन ये ट्रेडिशनल टैक्सी ड्राइवर्स, उनके पास बस एक यूनियन है और वो सेपरेट हैं। वो अचानक से टेक्नोलॉजी प्रूव करके एप्लीकेशन नहीं ला सकते, वो डायरेक्टली कंपीट नहीं कर सकते। तो ये डिसरप्शन का एक एग्जाम्पल है। नया एंट्रेंट आ रहा है, ऐप बेस्ड कैब बुकिंग, ये ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। ट्रेडिशनल टैक्सी ड्राइवर्स कंपीट करने में अनेबल हैं। डिसरप्टिव बिजनेसेस जो नए बिजनेस मॉडल्स हैं, वो अक्सर अनएक्सप्लोर्ड या अनअट्रैक्टिव सेगमेंट्स में इनोवेट करते हैं। अब इसके लिए आपको कंपनी के प्रॉफिट टियर्स समझने होंगे। एग्जाम्पल के लिए, जब आपके पास एक कंपनी है और आपके पास क्रेडिट कार्ड और बैंकिंग बिजनेस में बहुत सारे कस्टमर्स हैं, तो उनके
उनके पास कस्टमर्स के लिए इस तरह की कैटेगरीज होंगी। वो कस्टमर्स को 4 टाइप्स में कैटेगराइज करेंगे। नंबर 1 है प्लैटिनम कस्टमर्स। ये वो कस्टमर्स हैं जो कंपनी के लिए हाईएस्ट प्रॉफिट्स दे रहे हैं। और फिर कैटेगरी 2 गोल्ड कस्टमर्स, ये हाई प्रॉफिट्स दे रहे हैं। कैटेगरी 3 आयरन कस्टमर्स, ये मीडियम प्रॉफिट्स दे रहे होंगे। कैटेगरी 4 लीड कस्टमर्स, ये वो हैं जो कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं दे रहे या कंपनी के लिए लॉस दे रहे हैं, लो या निल प्रॉफिट। तो ये कस्टमर्स की 4 कैटेगरीज हैं। जब भी कोई कंपनी इनोवेट करने या कुछ नया करने की कोशिश करती है तो वो पहले प्लैटिनम कस्टमर्स को ही सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये वो लोग हैं जो हाईएस्ट प्रॉफिट्स दे रहे हैं। वो प्लैटिनम कस्टमर्स के एक्सपीरियंस को सेटिस्फाई और इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे और फिर ऑलरेडी हाई प्रॉफिट देने वाले प्लैटिनम कस्टमर्स से और ज्यादा प्रॉफिट एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। वो लीड कस्टमर्स के लिए कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि वैसे भी वो सिर्फ लो रेवेन्यू दे रहे हैं, रेवेन्यू का लो परसेंटेज। तो अगर हम उन्हें इंप्रेस भी करते हैं तो इसका ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, वो ज्यादा रेवेन्यू नहीं देंगे। तो मेन फोकस प्लैटिनम और गोल्ड कस्टमर्स पर होगा और आयरन कस्टमर्स को वो गोल्ड कस्टमर्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। मेनली इन 3 पर फोकस किया जाएगा और ये लीड कस्टमर्स छोड़ दिए जाएंगे। अब जब एक नया डिसरप्शन आता है तो उनके पास 2 ऑप्शंस होते हैं नई डिसरप्टिव बिजनेस के पास। या तो वो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री से लीड कस्टमर्स को कैप्चर कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग बिजनेसेस, उनके पास कुछ लीड कस्टमर्स होंगे, वो उन्हें अट्रैक्ट करके अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। या फिर हमें नई मार्केट क्रिएट करनी होगी। वो लोग जो पहले प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे थे, हम उन्हें वो प्रोडक्ट दे रहे हैं और वो उस प्रोडक्ट के लिए नया यूसेज दे रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए हम कंप्यूटर्स का एवोल्यूशन देख सकते हैं। पहले हमारे पास सिर्फ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स थे। वो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसे ऑपरेट करने के लिए आपको बहुत ट्रेनिंग की जरूरत है। ये कॉम्प्लिकेटेड था, एक्सपेंसिव भी था। सिर्फ बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज और बहुत बड़े साइंटिफिक रिसर्चर्स वही मेन फ्रेम्स यूज करते थे, क्योंकि उन्हें बहुत कैलकुलेशंस करनी पड़ती थी। साइंटिफिक कैलकुलेशंस वगैरह वो मेन फ्रेम्स यूज करके कर सकते थे। उस पर्पस के लिए मेन फ्रेम्स यूज किए जा रहे थे। और फिर हमें एक डिसरप्टिव इनोवेशन मिला। मेन फ्रेम्स पर्सनल कंप्यूटर्स में कन्वर्ट हो गए। हमें पर्सनल कंप्यूटर्स मिले जो मेन फ्रेम्स के कंपैरिजन में बहुत सिंपल थे। पर्सनल कंप्यूटर्स ऑपरेट करने के लिए उतनी ट्रेनिंग रिक्वायर्ड नहीं थी, लेकिन थोड़ी ट्रेनिंग जरूरी थी। और फिर ये कम एक्सपेंसिव था, ये सिंपलर था। और फिर पहले सिर्फ साइंटिफिक रिसर्चर्स और बड़ी यूनिवर्सिटीज मेन फ्रेम्स यूज कर रही थी। अब जब पर्सनल कंप्यूटर्स आए तो सभी स्मॉल बिजनेस भी उन्होंने अकाउंटिंग के लिए इसे यूज करना स्टार्ट कर दिया। पोस्ट ऑफिस और पेट्रोल बैंक्स वो भी इसे रिकॉर्ड कीपिंग के लिए यूज कर रहे हैं। उन पर्पसेस के लिए पहले सिर्फ साइंटिफिक रिसर्चर्स इसे यूज कर रहे थे, फिर हमें ये बिजनेसेस और पेट्रोल बैंक्स के लिए मिला। अब पर्सनल कंप्यूटर्स के बाद अब हमें लैपटॉप्स मिले। लैपटॉप्स के लिए बहुत कम ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है। पर्सनल कंप्यूटर्स के कंपैरिजन में हमें उतनी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। ये पर्सनल कंप्यूटर्स से सस्ता है। आप इसे गेमिंग, कोडिंग एटसेट्रा के लिए यूज कर सकते हैं। और ज्यादा पर्पसेस आ गए, आप इसे वैरायटी ऑफ पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एवोल्यूशन है स्मार्टफोन्स। स्मार्टफोन्स ऑपरेट करने के लिए कोई ट्रेनिंग रिक्वायर्ड नहीं है और फिर इसे यूज करना बहुत सिंपल है। यहां तक कि छोटे बच्चे भी बिना किसी ट्रेनिंग के स्मार्टफोन्स यूज कर रहे हैं। स्मार्टफोन्स बहुत अफोर्डेबल प्राइस पर अवेलेबल हैं। एक बहुत अफोर्डेबल स्टार्टिंग प्राइस पर आप एक बेसिक स्मार्टफोन खरीद सकते हैं। इसमें सारे बेसिक फीचर्स होंगे और आप इसे मैसेजिंग, कम्युनिकेशन, फोन कॉल्स, नेविगेशन, अलार्म्स, कैलेंडर के लिए यूज कर सकते हैं। कॉमन लोग स्मार्टफोन्स को डे टू डे पर्पसेस के लिए यूज कर रहे हैं। तो ये कंप्यूटर्स की इनोवेशन की लेटेस्ट स्टेज है। तो यहां आप देख सकते हैं, पहले सिर्फ अल्ट्रा रिच पर्सन्स और एडवांस साइंटिफिक रिसर्चर्स के पास कंप्यूटर्स थे। उसके बाद हमें ये बिजनेसेस और दूसरे प्रोफेशंस के लिए मिला। ये एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। पहले हमारे पास कंज्यूमर्स का सिर्फ एक छोटा ग्रुप था जो अल्ट्रा रिच लोग थे जो कंप्यूटर्स यूज कर रहे थे। फिर कस्टमर सर्कल वाइडन हो गया। हमें कस्टमर मार्केट के अंदर बिजनेसेस भी मिले। फिर हमें कॉमन लोग भी मिले। अब हर कोई कंप्यूटर्स का कस्टमर है। किसी ना किसी तरह हर कोई कंप्यूटर्स खरीद रहा है। बिजनेसेस पर्सनल कंप्यूटर्स खरीद रहे हैं, गेमिंग वाले लोग लैपटॉप्स खरीद रहे हैं। इस तरह सारे लोग कंप्यूटर्स से कनेक्टेड हैं। तो डिसरप्टिव इनोवेशन का कॉन्सेंट्रिक सर्कल हर डिसरप्टिव इनोवेशन के साथ कस्टमर्स बढ़ाता रहेगा। तो प्रोडक्ट यूज करने वाले कस्टमर्स का नंबर इंक्रीज होता रहेगा। ये डिसरप्टिव इनोवेशन का मतलब है। यही मेरा मतलब था जब हम कह रहे थे कि डिसरप्टिव इनोवेशन बिजनेस एक नई मार्केट क्रिएट करेगा। बिजनेसेस जो कंप्यूटर्स यूज नहीं कर रहे थे, उन्हें नई डिसरप्टिव बिजनेस ने कंप्यूटर्स दिए। वो एक नई मार्केट ला रहे थे। तो वो नई मार्केट का मतलब है, जैसे हमने पहले देखा, एक डिसरप्टिव बिजनेस के पास 2 ऑप्शंस होते हैं। एक ऑप्शन ये है कि वो लीड कस्टमर्स, लो प्रॉफिट कस्टमर्स को कैप्चर कर सकते हैं और फिर वो उन्हें अट्रैक्ट करके अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। इन लीड कस्टमर्स के लिए वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए सिर्फ लो रेवेन्यू ही दे रहे हैं और वो हाई प्राइस पे करने के एबल नहीं होंगे।
वो नॉर्मल लोग होंगे जो अफोर्डेबल हैं, वो उतने वेल्दी लोग नहीं होंगे, वो इस तरह के प्रोडक्ट्स के लिए बस एक स्मॉल अमाउंट ही अफोर्ड कर सकते हैं। तो हमें लीड कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए प्राइसेस लो रखने होंगे, पहला टाइप। तो ये लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी का फॉर्म ले सकता है। इसे हम लो एंड डिसरप्शन कहते हैं। लो कॉस्ट मॉडल बिजनेस द्वारा मार्केट में एंटर करने के लिए यूज किया गया था ताकि लोएस्ट कैटेगरी ऑफ कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया जा सके। हम मार्केट के बॉटम सेगमेंट को क्लेम कर सकते हैं। ये इनकम्बेंट्स के लिए लोअर प्रॉफिट मेकिंग सेगमेंट है। अब जब आप मार्केट का लोअर सेगमेंट कैप्चर कर रहे हैं तो बाकी सभी लोग, सारे एग्जिस्टिंग प्लेयर्स, वो अपर सेगमेंट्स में मूव कर जाएंगे। वैसे भी वो लीड सेगमेंट को टच नहीं करेंगे क्योंकि वो लोअर रेवेन्यू देने वाला कस्टमर है। अगर वो उस कस्टमर को अट्रैक्ट करने की कोशिश भी करते हैं तो उस लोअर एंड कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए कंपनी को मार्केटिंग करनी होगी और स्पेंड करना होगा एग्जाम्पल के लिए 1 लाख रुपए। लेकिन कस्टमर से जो रेवेन्यू उन्हें मिल रहा है वो सिर्फ 50,000 रुपए है। तो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स मार्केट के बॉटम सेगमेंट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे, तो आप आसानी से उसे कैप्चर कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऑनलाइन बुक सेलर्स का दिया है। एग्जाम्पल के लिए ट्रेडिशनल बुक सेलर्स वो बुक्स को नॉर्मल प्राइस से हाई प्राइस पर बेच रहे होंगे। ऐसे लोग होंगे जो पुअर हैं और वो बुक्स अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो वो ऑनलाइन बुक सेलर्स के पास जाएंगे। वो बुक्स रेंट कर सकते हैं, वो स्मार्टफोन्स पर बहुत लो प्राइस पर बुक्स ले सकते हैं। तो वो मार्केट का एक लोअर सेगमेंट कैप्चर कर रहा होगा। जब आप न्यू मार्केट डिसरप्शन पर आते हैं, नया ट्रेंड नए कस्टमर्स क्रिएट करेगा, जैसे मेन फ्रेम्स से पर्सनल कंप्यूटर्स तक, साइंटिफिक रिसर्चर्स से बिजनेसेस तक। जैसे जैसे नए कस्टमर्स क्रिएट होंगे, मार्केट नए कस्टमर्स तक एक्सपैंड होगी जिन्होंने पहले कभी प्रोडक्ट यूज नहीं किया है। आप एक नई मार्केट क्रिएट कर रहे हैं। एग्जाम्पल मैंने कंप्यूटर्स के लिए दिया है। तो ये था पूरा ट्रांसफॉर्मेशन और डिसरप्शन के बारे में। यहाँ इनोवेशन कॉम्प्लेक्स और सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट्स को चीप, अफोर्डेबल और एक्सेसिबल प्रोडक्ट्स में ट्रांसफॉर्म कर रहा होगा। ये मेन फ्रेम बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत एक्सपेंसिव था, लेकिन अब स्मार्टफोन्स ये बहुत चीप, बहुत सिंपल है और बिल्कुल भी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। ये बहुत अफोर्डेबल भी है। तो डिसरप्टिव इनोवेशन में हम यही कर रहे होंगे। एग्जाम्पल कार्स, कंप्यूटर्स आप कह सकते हैं। और डिसरप्शन के ये 2 टाइप्स ये क्ले क्रिश्चियनसन नाम के पर्सन ने दिए हैं। उन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है द इनोवेटर्स डिलेमा। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे रीड कर सकते हैं। ये बताएगा कि कैसे डिसरप्टिव इनोवेशन ने दुनिया चेंज की और कैसे एग्जिस्टिंग कंपनीज जिनका बड़ा मार्केट शेयर था, उन्होंने डिसरप्टिव इनोवेशन और नए प्लेयर्स की वजह से डाउनफॉल फेस किया। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप वो बुक रीड कर सकते हैं। डिसरप्शन के ये 2 टाइप्स भी उन्होंने उसी बुक से दिए हैं। तो ये था पूरा ट्रांसफॉर्मेशन और डिसरप्शन का कॉन्सेप्ट। अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है तो आपको डिफरेंस के बारे में क्लियरली सोचना होगा और चूज करना होगा कि ये ट्रांसफॉर्मेशन है या डिसरप्शन। और एक और मेन डिस्टिंक्शन ये है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन ये एग्जिस्टिंग कस्टमर एक्सपीरियंस को एनहांस करने के लिए यूज होगा, लेकिन डिसरप्शन में आप एक नई मार्केट लेना भी चूज कर सकते हैं, आप नए कस्टमर्स भी चूज कर सकते हैं। तो ये एक और डिस्टिंक्शन है। डिसरप्टिव इनोवेशन के लिए 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला है एनेबलिंग टेक्नोलॉजी। एक डिसरप्टिव इनोवेशन क्रिएट करने के लिए आपको नया प्रोडक्ट क्रिएट करने के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए और आपको एक डिसरप्टिव या इनोवेटिव बिजनेस मॉडल चाहिए। एक बिजनेस मॉडल, उसमें इनोवेशन होना चाहिए। अगर आप लो एंड कस्टमर्स या नए कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हैं तो इसे डिसरप्टिव इनोवेशन कहा जाएगा। लेकिन जब आप दूसरे कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हैं, आप इस पिरामिड में आप इन कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हैं, तो इसे स्टैंडर्ड इनोवेशन कहा जाएगा। जब आप सिर्फ इन 2 कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हैं तो इसे डिसरप्टिव इनोवेशन कहा जाएगा। कोहेरेंट वैल्यू नेटवर्क, पूरा वैल्यू नेटवर्क, रॉ मटेरियल सप्लायर से लेकर रिटेलर तक हर किसी को नया प्रोडक्ट, नया इनोवेशन एक्सेप्ट करना चाहिए। तभी वो प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचने देंगे और फिर वो नए इनोवेटिव प्रोडक्ट के लिए रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करने की अपनी कैपेबिलिटी इंक्रीज करेंगे। तो सप्लायर्स को मिलाकर हर किसी को अवेयर होना चाहिए और उन्हें प्रोडक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए। ये सब था डिसरप्शन के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक है एडवांस टेक्नोलॉजी। आप मैन्युफैक्चरिंग इंप्रूव करने के लिए इनोवेटिव और एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करेंगे। यहाँ जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं वो हैं, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट होना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग, एजाइल माइंडसेट, सब कुछ होना चाहिए। एजाइल माइंडसेट आप एजाइल ऑर्गेनाइजेशन नाम के कॉन्सेप्ट में देखेंगे। अब जब आप मैन्युफैक्चरिंग अडॉप्ट करने के एम पर आते हैं तो एंड गोल क्या है? आपको आउटपुट इंप्रूव करना है, आपको प्रोडक्ट की वैल्यू, क्वालिटी, रिस्पॉन्सिवनेस और फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करनी है, आपको कस्टमर को जल्दी रिस्पॉन्ड करना है, आपको टाइम टू मार्केट रिड्यूस करना है, मतलब कि आपको एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करके प्रोडक्ट जल्दी लॉन्च करना है, आपको इन्वेंट्री रिड्यूस करनी है, आपको बहुत सारी इन्वेंट्री पाइल अप करके नहीं रखनी है, प्लांट और मशीनरी की अंडर यूटिलाइजेशन को हटाना है, आपको मशीनरी को मैक्सिमम कैपेसिटी तक यूटिलाइज करना है। ये पूरा कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग है। ये वो स्टेज होगी जब आप कंप्यूटर को हाईएस्ट लेवल पर इंटीग्रेट कर रहे हैं। प्रोडक्ट डिजाइन स्टेज पर यह टेक्नोलॉजी यूजफुल होगी। मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग स्टेज पर यह टेक्नोलॉजी यूजफुल होगी। अब हम टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन देखेंगे। आप अपने बिजनेस में टेक्नोलॉजी को कितना कंबाइन करने वाले हैं। हमारे पास 4 लेवल्स हैं। फर्स्ट लेवल स्टैंड अलोन। स्टैंड अलोन का मतलब है कि इंडिविजुअल मशीन्स होंगी, वो इंडिविजुअल मशीन्स ऑटोमेटेड होंगी। हमें मशीन्स के बीच में किसी की प्रेजेंस की जरूरत नहीं है।
इंडिविजुअल मशीन्स, वो पर्टिकुलर मशीन सारा काम ऑटोमेटेड मैनर में करेगी। एग्जाम्पल के लिए आप इसके लिए रोबोट्स या न्यूमेरिकली कंट्रोल्ड टूल्स यूज कर सकते हैं। अब रोबोट्स न्यूमेरिकली कंट्रोल्ड टूल्स होते हैं, मतलब कि न्यूमेरिकली कंट्रोल्ड टूल्स प्री प्रोग्राम्ड मशीन्स होती हैं जो सर्टन ऑपरेशंस रिपीटेडली परफॉर्म करती हैं। वो सर्टन काम बार बार करेंगी। न्यूमेरिक कंट्रोल टूल्स का यही मतलब है। वो स्टैंडअलोन इंटीग्रेशन होगा, इंडिविजुअल मशीन्स ऑटोमेटेड होंगी। अब जब आप लेवल 2 सेल्स पर आते हैं, ये सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग जैसा ही होगा। आपके पास मशीन्स का ग्रुप होगा, वो साथ में काम कर रहे होंगे। आप टेक्निक्स यूज कर सकते हैं जैसे ग्रुप टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर असिस्टेड मैन्युफैक्चरिंग, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम वगैरह यूजफुल हो सकते हैं। ग्रुप टेक्नोलॉजी का मतलब है कि हर स्पेयर पार्ट जो आप यूज कर रहे हैं, आप उस स्पेयर पार्ट को एक अलग कोड असाइन करेंगे। उसका यूज करके आप इसे प्रोसेसिंग के लिए मशीन को दे सकते हैं और फिर पार्ट फैमिलीज इसे सेल्स को एलोकेट करेंगी। स्पेयर पार्ट्स, सिमिलर स्पेयर पार्ट्स को एक साथ ग्रुप किया जाएगा और फिर उन्हें वर्किंग सेल्स में एलोकेट किया जाएगा। मैं इसमें थोड़ा फास्ट जा रहा हूं क्योंकि मैंने सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्सेप्ट पिछले चैप्टर्स में बहुत डिटेल मैनर में एक्सप्लेन किया है। अब जब आप लेवल 3 लिंक्ड आइलैंड्स देख रहे हैं, हम 2 सेल्स को लिंक करेंगे। पहले हमारे पास इंडिविजुअल मशीन्स हैं लेवल 1, सेकंड है वर्किंग सेल। थर्ड लेवल में आप सेल्स को कंबाइन करेंगे। सेल्स कंप्यूटर्स, ऑटोमेटेड स्टोरेज और रिट्रीवल मैकेनिज्म के थ्रू लिंक होंगे। हर सेल के बीच में ट्रांसपोर्टेशन ऑटोमेटेड मैनर में होगा। आप जस्ट इन टाइम यूज करेंगे। आप MRP2 यूज करेंगे, मतलब मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग टूल। ये मैन्युफैक्चरिंग प्लान करने के लिए कंप्यूटर्स और ऑटोमेशन यूज करेगा। आप मैन, मटीरियल और मशीनरी यूज करके मैन्युफैक्चरिंग प्लान करेंगे। कितनी लेबर चाहिए, कितना रॉ मटीरियल चाहिए, सब कुछ कंप्यूटर द्वारा डिसाइड किया जाएगा। अब जब आप फुल इंटीग्रेशन पर आते हैं तो ये फुल्ली ऑटोमेटेड प्रोडक्शन फैसिलिटी होनी चाहिए। इसमें रोबस्ट इन्फॉर्मेशन नेटवर्क होना चाहिए। इसमें कंप्यूटर होगा जो रियल टाइम में सारा डेटा गैदर कर रहा होगा। इसे कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग भी कहा जाएगा, जो हमने पहले देखा था। प्रोडक्शन की हर स्टेज के लिए आपके पास डिफरेंट टेक्नोलॉजीज होंगी जो वहां काम कर रही हैं। CIM मतलब कंप्यूटर असिस्टेड मैन्युफैक्चरिंग, JIT मतलब जस्ट इन टाइम, TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, FMS फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, CAD कंप्यूटर असिस्टेड डिजाइनिंग, GT मतलब ग्रुप टेक्नोलॉजी। इस तरह वो यहाँ सारी टेक्नोलॉजीज यूज करेंगे। अब हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लीन स्टार्टअप। लीन सिस्टम का कॉन्सेप्ट आपने चैप्टर 3 में ऑलरेडी पढ़ा होगा। चैप्टर का नाम ही लीन सिस्टम एंड इनोवेशन है। मैं इसे शॉर्ट में समझाता हूं। बिजनेस में अक्सर अननेसेसरी ट्रांसपोर्टेशन और गुड्स की मूवमेंट होती है। प्रोडक्शन के टाइम डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स बनते हैं। एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल स्टोर किया जाता है जो ऑब्सोलेसेंस या डैमेज का शिकार हो सकता है। और फिनिश्ड गुड्स की भी एक्सेस इन्वेंटरी रखी जाती है। ये सब बिजनेस के लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट है और कस्टमर के लिए यूजफुल भी नहीं है। लीन सिस्टम में इन्हें वेस्ट कहा जाता है। हमें इन वेस्ट्स को एलिमिनेट करना होता है। जब हम इन वेस्ट्स को एलिमिनेट करते हैं तब बनता है एक लीन स्टार्टअप या लीन सिस्टम। लेकिन लीन स्टार्टअप समझने से पहले हमें ट्रेडिशनल स्टार्टअप का पता होना चाहिए। ट्रेडिशनली बिजनेस कैसे किया जाता था? सबसे पहले एक डिटेल्ड बिजनेस प्लान बनता था। कस्टमर कौन है, क्या प्रोडक्ट बेचेंगे, प्रोडक्शन प्लान क्या होगा, मटेरियल, लेबर और प्रोसेस क्या चाहिए, सेल्स स्ट्रैटेजी, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और प्राइसिंग, सब कुछ पहले से प्लान होता था। एक मेटिकुलस प्लान बनाने के बाद ही प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टार्ट होती थी। एग्जाम्पल के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को लेते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच में आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं, सारे फीचर्स ऐड करते हैं और प्रोडक्ट को परफेक्ट करते हैं। मैनेजमेंट चाहती है कि कस्टमर को कोई फॉल्ट न मिले, इसलिए डेवलपर्स को बहुत लंबा टाइम लगता है, कभी-कभी 1 से 2 साल। प्रोडक्ट परफेक्ट होने के बाद ही मार्केट में लॉन्च किया जाता है। कस्टमर से तभी बात की जाती है जब प्रोडक्ट पूरी तरह रेडी हो। लेकिन इसमें ड्रॉबैक्स क्या है? सबसे पहले बिजनेस प्लान बहुत सारी अजम्पशंस पर बेस्ड होता है। आपको पता नहीं कि वो आइडिया काम करेगा या नहीं, लेकिन आपने 2-3 साल लगा दिए। आपने बहुत सारे फीचर्स ऐड किए, पर हो सकता है कस्टमर को वो पसंद ही ना आए। कानो मॉडल के हिसाब से कभी-कभी ज्यादा फीचर्स कस्टमर को एनॉय भी कर सकते हैं। दूसरा, एनवायरनमेंट अनसर्टन है, कोई गारंटी नहीं है। और तीसरा, लॉन्ग इंक्यूबेशन टाइम। जब तक प्रोडक्ट लॉन्च नहीं होता तब तक कैश फ्लो 0 रहता है, पर सैलरी और एक्सपेंसेस चलते रहते हैं। अब आते हैं लीन स्टार्टअप पर। लीन स्टार्टअप में हम सीधा प्रोडक्ट से स्टार्ट नहीं करते, हम स्टार्ट करते हैं एक वायबल बिजनेस मॉडल से। हम एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं, रेवेन्यू कहां से आएगा, की एक्टिविटीज क्या होंगी, पार्टनरशिप्स किससे करनी है। फिर हम एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बिल्ड करते हैं। MVP का मतलब है मिनिमम फीचर्स वाला प्रोडक्ट, सिर्फ वो फीचर्स जो कस्टमर के लिए एब्सोल्युटली नेसेसरी हैं। डिजाइन और एस्थेटिक्स पर ध्यान नहीं दिया जाता, बस कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। ये एक बेसिक वर्किंग मॉडल या प्रोटोटाइप होता है। MVP इम्परफेक्ट होता है और ये जानबूझकर किया जाता है। इससे हम जल्दी क्रिएट कर सकते हैं और मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। इसका मेन पर्पस है वैलिडेटेड लर्निंग। हम मार्केट से सीखना चाहते हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है इटरेशन और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। जब कस्टमर्स MVP यूज करते हैं, वो फीडबैक देते हैं, क्या पसंद आया, क्या नहीं आया और क्या नए फीचर्स चाहिए। इस फीडबैक के बेसिस पर हम प्रोडक्ट को इंप्रूव करते हैं।
हमारे पास टीम्स होती हैं जो रियल टाइम फीडबैक लेती हैं और चेंजेस इंप्लीमेंट करती हैं। हर रोज छोटे छोटे चेंजेस किए जाते हैं। 1 महीने के अंदर ही प्रोडक्ट कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से परफेक्ट हो जाता है। इससे रिस्क कम हो जाता है क्योंकि हम अननेसेसरी फीचर्स ऐड ही नहीं करते। टाइम और रिसोर्सेज की सिग्निफिकेंट सेविंग्स होती हैं। हम प्रोडक्ट जल्दी लॉन्च करके फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सकते हैं। अगर आइडिया काम नहीं करता तो हम उसे स्क्रैप करके नया आइडिया ट्राई कर सकते हैं बिना बड़े फाइनेंशियल लॉस के। इस प्रोसेस का कोर है बिल्ड, मेजर, लर्न लूप। बिल्ड द प्रोडक्ट, मेजर द परफॉर्मेंस यूजिंग डेटा एंड लर्न फ्रॉम द फीडबैक। ये लीन स्टार्टअप का हार्ट है। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है ड्रॉपबॉक्स का। उन्होंने पहले प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया, बस एक 3 से 4 मिनट का वीडियो रिलीज किया। उस वीडियो में दिखाया कि ड्रॉपबॉक्स कैसे काम करेगा। लोगों को कॉन्सेप्ट इतना पसंद आया कि ओवरनाइट 5,000 से 75,000 यूजर्स साइन अप हो गए। ये MVP का एक सक्सेसफुल एग्जाम्पल था। एक और कॉन्सेप्ट है 5 वाइज, जो प्रॉब्लम्स को रूट कॉज तक समझने के लिए यूज होता है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स एरिक राइस की बुक द लीन स्टार्टअप में डिटेल में एक्सप्लेन किए गए हैं। फाइनली एक छोटा सा कंपैरिजन। ट्रेडिशनल स्टार्टअप में फेलियर को एक्सेप्शन माना जाता है। वहां सोचा जाता है कि प्लान परफेक्ट है तो फेल नहीं होना चाहिए। लेकिन लीन स्टार्टअप में फेलियर एक्सपेक्टेड होता है। हम फेल होने के लिए तैयार रहते हैं ताकि हम उससे सीख सकें और इंप्रूव कर सकें। एग्जाम के लिए आपको मेनली लीन स्टार्टअप के पॉइंट्स याद रखने हैं। ट्रेडिशनल स्टार्टअप का कंपैरिजन सिर्फ समझने के लिए था। बस लीन स्टार्टअप, MVP और बिल्ड, मेजर, लर्न लूप पर फोकस करें। अब नेक्स्ट हम एजाइल ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में देखेंगे। यहां भी हमारे पास 2 तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं। एक है एजाइल ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी है ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन यहां स्टडी मटेरियल में उन्होंने ट्रेडिशनल और एजाइल दोनों का कॉन्सेप्ट दिया है। तो आपको ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। आपको दोनों स्टडी करना है। वो दोनों में से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैं आपको क्लियर बता रहा हूं। अब एजाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ये एजाइल ऑर्गेनाइजेशन पॉपुलरली सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज होती थी। वो इसे एजाइल डेवलपमेंट कहते थे। और यहां कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एजाइल ऑर्गेनाइजेशन, इसका मेन फीचर ही कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस है। कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस क्या है? हम इसे एक एग्जाम्पल के साथ देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं। जब आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे होते हैं तो क्या होता है? आपको एक प्लान बनाना पड़ता है। सॉफ्टवेयर में आपको क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है। एग्जाम्पल के लिए आप एक ई-कॉमर्स वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं, हम ऐसा मान लेते हैं। Amazon जैसी एक ई-कॉमर्स वेबसाइट में आपके पास एक होम पेज होना चाहिए। हम इसे सिंपल रखते हैं। हमें एक होम पेज चाहिए, उसके बाद हमें एक कार्ट पेज चाहिए। कार्ट वो जगह होगी जहां वो सारे प्रोडक्ट्स कलेक्ट होंगे जो आपने सिलेक्ट किए हैं। उसके बाद आपके पास एक चेकआउट पेज होगा। आपको पेमेंट करनी होगी और पेमेंट मोड सिलेक्ट करना होगा और आपको अपना एड्रेस देना होगा और ऑर्डर कंफर्म करना होगा। तो ये 3 चीजें हैं जो हम ई-कॉमर्स वेबसाइट के लिए बेसिक रख सकते हैं। जो ई-कॉमर्स वेबसाइट आप डेवलप करने वाले हैं उसमें ये 3 चीजें ही होंगी। अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी के लिए वो लोग क्या करेंगे कि वो एक प्लान क्रिएट करेंगे। वेबसाइट में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए वो सब वो डिसाइड करेंगे और वो इसे मेनली 3 पार्ट्स में क्रिएट करेंगे। पहला पार्ट है होम इंटरफेस, वो सबसे पहले किया जाएगा। उसके बाद वो कार्ट इंटरफेस पर मूव करेंगे। उसके बाद वो चेकआउट पेज पर मूव करेंगे। इस तरह वो इसे 1 बाय 1 करेंगे। वो इसे इस तरह मॉड्यूल्स में डिवाइड करेंगे। ई-कॉमर्स वेबसाइट का पूरा प्रोजेक्ट 3 मॉड्यूल्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट मॉड्यूल होम पेज, सेकंड मॉड्यूल कार्ट पेज, थर्ड मॉड्यूल चेकआउट पेज। यहां डेवलप करते वक्त पहले बहुत सारी टीम्स होंगी। डेवलप करने के लिए बहुत सारी टीम्स। जैसे नॉर्मल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हमारे पास डेवलपमेंट टीम्स होती हैं, उसके बाद हमारे पास टेस्टिंग टीम्स होती हैं। उसी तरह हमारे पास बहुत सारी टीम्स होंगी और फिर वो टीम्स वो सबसे पहले होम पेज पर काम शुरू करेंगे। जब वो होम पेज डेवलप कर रहे होंगे तो वहां एक टाइमलाइन होगी। होम पेज डेवलपमेंट 1 महीने में कंप्लीट हो जाना चाहिए। इस तरह उनके पास कुछ टाइमलाइन होगी। डेडलाइंस कैचअप करने के लिए वहां मैनेजर वगैरह होंगे। प्रोडक्ट को टाइम पर लाने के लिए वो सब वहां मैनेजर्स काम कर रहे होंगे। अब उस 1 महीने के टाइम के दौरान जब डेवलपमेंट टीम होम पेज डेवलप कर रही है तो कस्टमर, वो क्लाइंट जिसने ई-कॉमर्स वेबसाइट ऑर्डर की है, उसे कुछ आइडियाज आ सकते हैं। वो कुछ मॉडिफिकेशन दे सकता है। उसने पहले वेबसाइट के लिए कुछ स्पेसिफिकेशन दी होगी, अब वो कुछ मॉडिफिकेशन दे रहा होगा। ये कस्टमर एक्सपेक्टेशन में एक चेंज है। ये मॉडिफिकेशन आपको प्रोडक्ट में इंप्लीमेंट करना है जब आप इसे क्लाइंट को दे रहे हैं। अब जब डेवलपमेंट टीम ये मॉडिफिकेशन रिसीव कर रही है तो वो देखेंगे कि क्या ये बड़ा मॉडिफिकेशन है या ये छोटा मॉडिफिकेशन है। वो ये देखेंगे। अगर ये छोटा मॉडिफिकेशन है, माइनर चेंज है, तो वो इसे इसी 1 महीने में इंप्लीमेंट कर देंगे। या फिर अगर ये बड़ा मॉडिफिकेशन है तो वो क्या करेंगे? वो इस साइकिल को कंप्लीट करने के बाद इसे इंप्लीमेंट करेंगे। ये 1 महीना कंप्लीट करने के बाद वो ये बड़ा मॉडिफिकेशन करेंगे। तो ये सिस्टम है एजाइल डेवलपमेंट में। कस्टमर जैसे जैसे वो मॉडिफिकेशन दे रहा है, आप इसे इंप्लीमेंट करेंगे अगर ये छोटा है।
करंट साइकिल पीरियड में ही आप इसे इंप्लीमेंट करेंगे अगर ये छोटा मॉडिफिकेशन है। अगर ये बड़ा मॉडिफिकेशन है तो आप इसे करंट साइकिल पीरियड खत्म होने के बाद इंप्लीमेंट करेंगे। इस तरह कस्टमर वहां होगा, आप उसे क्विकली रिस्पॉन्ड करेंगे। क्लाइंट से आपको जो भी रिस्पॉन्स मिल रहा है आप उससे इंप्लीमेंट करेंगे, आप उस पर एक्शन लेंगे और फिर होम पेज कंप्लीट करने के बाद आप शायद इसे क्लाइंट को दे देंगे। क्लाइंट इसे ट्राई और टेस्ट करेगा और फिर उस टाइम के दौरान आप नेक्स्ट पेज, कार्ट पेज पर काम करेंगे। इस तरह वहां कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस बहुत अबंडेंट होगी। सॉफ्टवेयर अल्टीमेटली कस्टमर की नीड्स के हिसाब से होना चाहिए, तो कस्टमर रिस्पॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यही सेम चीज जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन पर अप्लाई कर रहे हैं तो इसे एजाइल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाएगा। यहां जब आप डायग्राम देख सकते हैं, ये एक टीम स्ट्रक्चर है। ये सर्कल जो आप देख सकते हैं ये टीम्स हैं। हमारे पास बहुत सारी एम्पावर्ड टीम्स हैं। ये टीम्स ये अवेयर होंगी, उन्हें पता है कि वो क्या कर रहे हैं और ये क्लाइंट की कैसे हेल्प कर रहा है, वो ऑर्गेनाइजेशन में क्या रोल प्ले कर रहे हैं, उन्हें सब कुछ पता होगा। उन टीम्स में एक्सपर्ट्स होंगे। इन टीम्स के बीच एक्टिव कम्युनिकेशन होगा, वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे और काम प्रॉपरली करेंगे। वहां कोलैबोरेशन होगा। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में जब आप देखते हैं तो वहां डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से बात नहीं करेगा, डिपार्टमेंट्स के बीच कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा। उन टाइम्स में ऑर्गेनाइजेशन में चेंज इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन इस तरह की एजाइल ऑर्गेनाइजेशन में हम चेंज जल्दी इंप्लीमेंट कर सकते हैं क्योंकि हम एक्टिवली कोलैबोरेट कर रहे हैं। वो बहुत फास्ट होंगे, वो क्लाइंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, वो अडेप्टिव होंगे, वो एनवायरनमेंट को क्विकली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। आप इसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह समझ सकते हैं। एक ऑर्गेनिज्म के सारे ऑर्गन्स साथ में काम कर रहे होंगे। अगर कोई नया वायरस या कुछ सिस्टम में आ रहा है तो बॉडी, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसके सारे ऑर्गन्स मिलकर एक्सटर्नल थ्रेट से डिफेंड करने की कोशिश करेंगे। तो आप एक एजाइल ऑर्गेनाइजेशन को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह सोच सकते हैं। लेकिन ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा? वहां एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर होगा, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे, उनके बीच कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा और फिर टॉप मैनेजमेंट से सारी डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस आएंगी। वो टॉप मैनेजमेंट को सिर्फ रिजल्ट दे सकते हैं, वो इनपुट के लिए कोई सजेशन नहीं दे सकते, वो बस डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे। वहां ब्यूरोक्रेसी होगी, टॉप से बॉटम तक ऑर्डर्स पहुंचने के लिए ब्यूरोक्रेसी होगी, इसे पहुंचने में टाइम लगेगा। वहां टॉप डाउन हायरार्की होगी, सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन होगा और फिर वहां स्ट्रिक्ट चेन ऑफ कमांड होगी। आपको नॉर्म्स स्ट्रिक्टली फॉलो करने होंगे। भले ही ये कस्टमर को कोई वैल्यू नहीं दे रहा हो, आप इंप्रूवमेंट सजेस्ट कर सकते हैं। ये प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा है, आप जो काम कर रहे हैं उसकी वजह से क्लाइंट गुस्सा है, भले ही ये सब हो रहा हो, फिर भी आपको रूल्स फॉलो करने चाहिए। जब टॉप मैनेजमेंट कोई चेंज करने के लिए बोलेगा तभी आपको कोई चेंज करना चाहिए, तब तक आपको डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस ही फॉलो करनी चाहिए। ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन का यही मतलब है। जैसा कि आप क्लियरली देख सकते हैं, उनके पास बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जो मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। वही चीजें जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको एडवांटेजेस मिल जाएंगे। ये कीवर्ड्स हैं जो आपको यहां याद रखने हैं। वो पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा एजाइल ऑर्गेनाइजेशन का फीचर नहीं है, कौन सा ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन का फीचर नहीं है। इस तरह वो पूछ सकते हैं, या वो मैच द फॉलोइंग भी दे सकते हैं। एजाइल ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स कलेक्ट करें, मैच द फॉलोइंग भी वो दे सकते हैं। इस तरह जब आप स्टडी कर रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि इस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चंस पॉसिबल हैं। इससे आपको एक अच्छा आइडिया मिलेगा कि कॉन्सेप्ट को कैसे अप्रोच करना है। और फिर कैरेक्टरिस्टिक्स। एजाइल ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेडिशनल कमांड स्ट्रक्चर नहीं होगा, कस्टमर सबसे इंपॉर्टेंट होगा। वहां एक शेयर्ड गोल और विजन होगा, सबको अपना पर्पस पता होगा और फिर एम्प्लॉइज द्वारा इनपुट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। हमने पहले ही देखा कि बहुत सारी टीम्स साथ में काम कर रही होंगी, वो एक दूसरे के साथ एक्टिवली कम्युनिकेट और कोलैबोरेट कर रहे होंगे ताकि वो कंटिन्यूअसली इंप्रूव कर सकें। वो टॉप मैनेजमेंट या लीडरशिप को इनपुट्स दे सकते हैं जो सारी टीम्स को मैनेज कर रहे हैं। वो इंडस्ट्री की बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडैप्ट कर सकते हैं। इंडस्ट्री से अगर कोई कंपनी प्रोडक्शन बहुत अच्छा कर रही है या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बहुत अच्छा कर रही है तो वो अडैप्ट कर सकते हैं कि वो कंपनी क्या प्रैक्टिसेस, क्या मेथड्स फॉलो कर रही है। और एम्प्लॉय डेवलपमेंट वहां होगा। एम्प्लॉय स्टेप बाय स्टेप इंप्रूव करेगा, उन्हें सब कुछ पता होगा। उन्हें पता चलेगा कि क्लाइंट को कैसे हैंडल करना है, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग तक, उन्हें सब कुछ पता होगा। इंप्रूव्ड एफिशिएंसी होगी, यहां काम करने वाले हर पर्सन में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ माइंडसेट होगा। तो ये था एजाइल ऑर्गेनाइजेशन और ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन कॉन्सेप्ट का एंड। नेक्स्ट टॉपिक है स्टार्टअप्स वर्सेस इनकम्बेंट्स। स्टार्टअप्स का मतलब है वो न्यूली क्रिएटेड एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स। इनमें इनोवेशन होती है, टेक्नोलॉजी होती है और अडैप्टेबिलिटी होती है। इनका माइंडसेट पूरी तरह से कस्टमर ओरिएंटेड होता है। वहीं दूसरी तरफ इनकम्बेंट्स वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काफी सालों पहले शुरू हुई थीं। इनके पास एस्टैब्लिश्ड कस्टमर्स होते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत स्ट्रांग होता है। इनकी एडवर्टाइजिंग ट्रेडिशनल मार्केटिंग चैनल्स के थ्रू होती है, जैसे प्रिंट मीडिया और टेलीविजन। ये रिस्क लेना ज्यादा पसंद नहीं करते। इनका फोकस बस एग्जिस्टिंग कस्टमर्स और एग्जिस्टिंग सिस्टम्स को मेंटेन करने पर होता है। इनमें ग्रोथ माइंडसेट थोड़ा कम होता है।
लेकिन स्टार्टअप्स यंग लोगों द्वारा हेड किए जाते हैं, इसलिए इनमें रिस्क टेकिंग माइंडसेट होता है। ये नए वेंचर्स और नए प्रोजेक्ट्स लेते हैं। जब ये सक्सेसफुल होते हैं तो इनकी रेप्यूटेशन बनती है और हाई ग्रोथ मिलती है। स्टार्टअप्स इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का यूज करके स्पॉटलाइट कैप्चर करते हैं। एग्जाम्पल के लिए नेटफ्लिक्स और ऊबर, इन्होंने चीज़ों को अलग तरीके से किया और मार्केट में छा गए। स्टार्टअप्स में फीचर्स, फ्लेक्सिबिलिटी और स्पीड होती है। ये एक अजाइल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करते हैं। यहाँ ट्रेडिशनल सेटअप नहीं होता, बल्कि छोटी टीम्स होती हैं जो मिलकर काम करती हैं। ये यंग और डायनामिक होते हैं, इसलिए एनवायरनमेंट के हिसाब से जल्दी चेंज हो सकते हैं। यहाँ लीन माइंडसेट भी होता है। लीन का मतलब हम पहले भी देख चुके हैं, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, मतलब एक्स्ट्रा इन्वेंट्री, वेटिंग टाइम और लेबर की आइडलनेस को रिड्यूस करना। अब देखते हैं स्टेजेस ऑफ अ स्टार्टअप। स्टार्टअप के 3 स्टेजेस होते हैं। पहला है प्री स्टार्टअप स्टेज। इस स्टेज में हमारे पास सिर्फ एक आइडिया होता है। हम कंज्यूमर की प्रॉब्लम और मार्केट गैप को समझते हैं, हम सोल्यूशन क्रिएट करते हैं और देखते हैं कि हमारा कस्टमर कौन होगा। दूसरा है स्टार्टअप स्टेज। यहाँ कमिटमेंट आती है। हम आइडिया को मिनिमम वायबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं और वही फीडबैक लूप यूज करते हैं जो हमने पहले डिस्कस किया था। कस्टमर को प्रोडक्ट देते हैं, फीडबैक लेते हैं और इंप्रूव करते हैं। इसे कस्टमर इटरेशन कहते हैं। तीसरा है स्केल अप स्टेज, मतलब जब हमारा एक छोटा कस्टमर बेस एस्टैब्लिश हो जाता है। अब हमारे पास ग्रो करने का पोटेंशियल है। हम एक्सपैंड करते हैं, नई ब्रांचेज और डिपार्टमेंट्स क्रिएट करते हैं। पूरे सिटी या नेशन में फैलने को ही स्केल अप स्टेज कहते हैं। अब वापस आते हैं इनकम्बेंट्स पर। ये मार्केट में परमानेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इनके पास लॉयल कस्टमर्स और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइंस की रेंज होती है। हजारों एम्प्लॉयज और बिलियंस का रेवेन्यू हो सकता है। इनका स्ट्रक्चर ट्रेडिशनल और मैच्योर होता है, जिसे चेंज करना मुश्किल है। दोनों में मेन डिफरेंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के अप्रोच का है। इनकम्बेंट्स टेक्नोलॉजी पर तभी ध्यान देते हैं जब वो प्रॉफिटेबल हो। वो हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं और टेक्नोलॉजी को डीपली स्टडी करते हैं। उनका ऑब्जेक्टिव है टेक्नोलॉजी को कमर्शियल लेवल पर एक्सप्लॉइट करना और रेवेन्यू कमाना। वहीं स्टार्टअप्स डिसरप्ट एंड इनोवेशन पर फोकस करते हैं। इन्हें फंडिंग मिलती है बड़े टेक जायंट्स या एंजल इन्वेस्टर्स से। ये इनोवेशन स्टार्ट करते हैं और मार्केट को मैसेज देते हैं कि नई टेक्नोलॉजी आ गई है। धीरे धीरे कंपेटिटर्स को भी अडैप्ट करना पड़ता है। स्टार्टअप्स एग्जिस्टिंग प्लेयर्स को ओवरथ्रो करने का पोटेंशियल रखते हैं। स्टडी मटेरियल में स्टार्टअप्स और इनकम्बेंट्स के बीच एक लंबा डिफरेंशिएशन टेबल दिया गया है। उसमें वही बातें हैं जो हमने अभी डिस्कस की, जैसे स्टार्टअप डिजिटल मीडिया यूज करता है और इनकम्बेंट प्रिंट मीडिया। आप उस टेबल को एक प्लेन रीडिंग दे सकते हैं। मेन चीज ये है कि आपको स्टार्टअप और इनकम्बेंट का ओवरऑल कॉन्सेप्ट और माइंडसेट समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में तो आपने सुना ही होगा, ये हमें पहले से पता है। ये एक बिजनेस वेंचर होता है जहां नए लोग इनोवेशन करते हैं। इनोवेशन और रिस्क टेकिंग एंटरप्रेन्योरशिप के मेन फीचर्स हैं। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप में ये सारी क्वालिटीज एक ऐसे पर्सन के अंदर होती हैं जो ऑलरेडी किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय के तौर पर काम कर रहा है। इसे हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप की क्वालिटीज देखें तो इनोवेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। उन्हें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना करता है और कस्टमर की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालना होता है। उन्हें कस्टमर ओरिएंटेड होना चाहिए, बिजनेस में नए आइडियाज लाने चाहिए। उन्हें टेक सैवी होना चाहिए, मतलब एग्जिस्टिंग फील्ड में नई टेक्नोलॉजीज लाना या एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी के लिए नए यूजेस ढूंढना। और हाँ, उन्हें रिस्क टेकिंग भी होना चाहिए। ये सारी क्वालिटीज एक एंटरप्रेन्योर की हैं, लेकिन ये उस पर्सन में है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है। उनका माइंडसेट एंटरप्रेन्योरियल होता है। अब सवाल यह है कि हम एंटरप्रेन्योरशिप करते क्यों हैं? इसका मकसद है ग्रोथ की स्टैग्नेशन को रोकने के लिए। एक पर्टिकुलर लेवल के बाद ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ रुक जाती है। क्यों? क्योंकि जिन्होंने कंपनी स्टार्ट की थी या तो वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं या वो मैच्योर हो रहे हैं। वो स्टेटस को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद उनका एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट खत्म हो गया है, या उन्हें लगता है कि इतनी ग्रोथ काफ़ी है। या फिर अगर उनका माइंडसेट इनोवेटिव है भी, तो उनके पास मैनेज करने के लिए इतना काम है कि उनके पास नई इनोवेशंस सोचने का टाइम ही नहीं है। ऐसे टाइम पर हमें कंपनी में ऐसे एम्प्लॉयज़ चाहिए जो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट के साथ सोचें। ये एम्प्लॉयज़ अपने आइडियाज़ टॉप मैनेजमेंट को देते हैं। मैनेजमेंट उन्हें एनालाइज करती है और नए प्रोडक्ट्स के रूप में मार्केट में लाती है। इसे हम ऑर्गेनाइजेशनल एंटरप्रेन्योरशिप भी कहते हैं। आपको याद रखना है कि इन इंडिविजुअल्स को हम एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं। जैसे हम एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं, वैसे ही ये एंटरप्रेन्योर्स हैं। ये कंपनी के ओनर्स नहीं होते, ये सिर्फ एम्प्लॉयज़ होते हैं। ये कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट नहीं लाते, बस अपना आइडिया और माइंडसेट लाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है इनोवेशन हब्स और इंक्यूबेटर्स। ये चीज़ें हमने सेट डी पेपर 3 एंटरप्रेन्योरशिप मैराथन में ऑलरेडी स्टडी की हैं। अगर आपने वो देखा है तो आपको इंक्यूबेटर्स के बारे में पता होगा। इंक्यूबेटर्स वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो स्टार्टअप्स को ग्रो करने में हेल्प करती हैं। जब स्टार्टअप्स प्री स्टार्टअप स्टेज में होते हैं, मतलब जब उनके पास सिर्फ आइडिया होता है, तब ये इंक्यूबेटर्स स्टार्टअप फाउंडर्स को गाइड करते हैं। वो बताते हैं कि आइडिया को मिनिमम वायबल प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट करना है, मार्केट में कैसे सेल करना है और प्रोडक्ट कैसे लॉन्च करना है। इन चीज़ों के लिए इंक्यूबेटर्स गाइडेंस देते हैं।
वहाँ एक्सपर्ट्स होते हैं जो हेल्प करते हैं। ये प्री स्टार्टअप स्टेज के लिए एक सूटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। MVP डेवलप करने में स्टार्टअप फाउंडर्स और इंक्यूबेटर्स साथ में काम करते हैं। इसे हम स्कूल फॉर स्टार्टअप्स भी कह सकते हैं। जैसे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं सीखने के लिए, वैसे ही स्टार्टअप फाउंडर्स इंक्यूबेटर जाते हैं मार्केट और प्रोडक्ट लॉन्च के बारे में सीखने के लिए। इस सर्विस के बदले या तो वो एक्स्ट्रा पेमेंट लेते हैं या फिर कंपनी में इक्विटी स्टेक लेते हैं, जैसे कि स्टार्टअप कंपनी का 10% हिस्सा इंक्यूबेटर ऑर्गेनाइजेशन ले लेती है। अब नेक्स्ट चीज़ है सप्लाई चेन पार्टनरशिप। अब हम ऑलरेडी जानते हैं कि सप्लाई चेन क्या होती है। रॉ मटेरियल सप्लायर से लेकर एंड कंज्यूमर तक वो चेन ऑफ पीपल जो कंज्यूमर को गुड्स डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सप्लाई चेन का मतलब है। इस रीजन में हर पर्सन जो रहता है वो सप्लाई चेन का मेंबर कहलाएगा। यहाँ हमें सप्लाई चेन के सारे मेंबर्स के साथ एक स्ट्रेटेजिक अलायंस या पार्टनरशिप क्रिएट करनी होगी। एग्जाम्पल के लिए वहाँ हर एक कंपनी होगी। रॉ मटेरियल के लिए ABC नाम की एक कंपनी होगी, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए मैक्सिकन लिमिटेड नाम की एक कंपनी होगी, बाद में हमारे पास बहुत सारी कंपनीज होंगी। हमें कंपनीज के साथ टाई अप्स क्रिएट करने होंगे और फिर हमें साथ काम करके गेन्स एंजॉय करने होंगे। ये बिजनेस इकोसिस्टम जैसा ही है, ऑर्गेनाइजेशंस का एक नेटवर्क जो कॉमन गोल के लिए साथ काम कर रहा है। सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए म्यूचुअल बेनिफिट होगा। जब आप साथ काम कर रहे हैं तो क्या होगा? नॉर्मली क्या होगा, रॉ मटेरियल सप्लायर प्राइस हायर पुश करने की कोशिश करेगा, उसे हायर सेल्स रेवेन्यू अचीव करना चाहिए। प्रोड्यूसर रॉ मटेरियल परचेज प्राइस रिड्यूस करने की कोशिश करेगा, वो डिस्काउंट्स के लिए लड़ रहे होंगे। और फिर डिस्ट्रीब्यूटर गोल्स, वहां सब कुछ इसी तरह हो रहा होगा। वो सिंक्रोनस मैनर में काम नहीं करेंगे। ट्रांजैक्शन में हर कोई अपने खुद के गेन्स बनाने की कोशिश कर रहा होगा। लेकिन जब वो साथ काम कर रहे हैं तो क्या होगा? वो बस डिस्काउंट पर कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। 1% डिस्काउंट दे देगा या प्रोड्यूसर डिस्काउंट वगैरह की केयर नहीं करेगा। वो सब कुछ कोऑर्डिनेटेड मैनर में करेंगे। उनके पास पूरा इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस वगैरह होगा जिसमें हर कोई कनेक्ट कर सकेगा और फिर वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं और कम्युनिकेट कर सकते हैं। प्रोड्यूसर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स यूज करके इजीली कम्युनिकेट कर सकता है कि डिलीवरी कब होनी चाहिए, हमें कितना रॉ मटेरियल चाहिए, हमें किस टाइप का रॉ मटेरियल चाहिए, हमें कैसी क्वालिटी चाहिए। और फिर जब हम साथ काम कर रहे हैं तो रॉ मटेरियल सप्लायर प्रोड्यूसर को हाईएस्ट क्वालिटी मटेरियल देने की कोशिश करेगा। और फिर ये सब करके ये पूरा इकोसिस्टम वो बिजनेस क्वालिटी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेंगे। इससे कंज्यूमर से हाई प्राइस मिलेगा। कंज्यूमर इस प्रोडक्ट के लिए हाई प्राइस पे करने के लिए रेडी होगा। इससे बहुत सारा प्रॉफिट क्रिएट होगा। ये प्रॉफिट्स वो सप्लाई चेन के सारे मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये मेन आइडिया है। ये वो म्यूचुअल बेनिफिट है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। यहां हमारे पास 3 तरह की सप्लाई चेन है, 3 टाइप्स। मतलब कि रैपिड सप्लाई चेन पहला टाइप है, मतलब कि स्पीड पर फोकस करना। यहां इन लोगों के बीच गुड्स का मूवमेंट, रॉ मटेरियल का मूवमेंट, इनिशियल गुड्स का मूवमेंट, WAP का मूवमेंट, सब कुछ बहुत फास्ट मैनर में हो रहा होगा। स्पीड ऑफ सप्लाइंग ही स्पीड सप्लाई चेन में मेन चीज है। जब आप दूसरे टाइप की बात कर रहे हैं, अजाइल सप्लाई चेन, ये वो सप्लाई चेन होगी जहां हर कोई अजाइल मैनर में काम कर रहा होगा। मतलब कि अजाइल ऑर्गेनाइजेशन के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, कस्टमर के लिए रिस्पॉन्सिवनेस, वो साथ काम कर रहे होंगे, कोलैबोरेशन होगा, ओपन कम्युनिकेशन होगा, एनवायरनमेंट में चेंजेस को अडैप्ट करने के लिए सब कुछ होगा। अजाइल सप्लाई चेन का मेन गोल यही है। वो इसे ऐसे एनवायरनमेंट में यूज करेंगे जहां रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं, जहां कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड करने में वो कितना टाइम ले रहे हैं, कुछ एनवायरनमेंट्स में ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उन एनवायरनमेंट्स में हम अजाइल सप्लाई चेन यूज करेंगे। लीन सप्लाई चेन, मतलब कि हमें सारा वेस्ट एलिमिनेट करना है। अब ये सप्लाई चेन के 3 टाइप्स हैं। सप्लाई चेन पार्टनरशिप्स। अब सप्लाई चेन पार्टनरशिप के एसेंशियल्स क्या हैं? रियल टाइम डेटा शेयरिंग। जैसे मैंने पहले कहा, एक इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस होना चाहिए जिसमें ये सारी कंपनीज लॉग इन करें और फिर वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकें और एक दूसरे के साथ ट्रांसपेरेंट मैनर में कम्युनिकेट कर सकें। कन्फिगरेबल वर्कफ्लोज, वो पूरे इकोसिस्टम में अडैप्ट करने के लिए एबल होने चाहिए। उन्हें कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करना चाहिए, उन्हें एक दूसरे को कन्फिगर करना चाहिए और साथ में प्रॉपरली काम करना चाहिए। AI और मशीन लर्निंग, वो इसे प्रिडिक्ट और एनालाइज करने के लिए यूज कर सकते हैं। जब वो साथ काम कर रहे हैं तो उनके पास बहुत सारा डेटा होगा। वो कस्टमर के बारे में अपनी सारी इंफॉर्मेशन कंबाइन कर सकते हैं और वो नए डिसीजंस प्रॉपरली ले सकते हैं। जब आपके पास कम डेटा होता है तो आप थोड़ी एक्यूरेसी के साथ डिसीजंस ले सकते हैं, लेकिन जब आपके पास अबंडेंट डेटा होता है तो आप जो भी एनालिसिस कर रहे हैं वो बहुत सारे इनसाइट्स देगा। आप कंज्यूमर्स के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं और फिर आप प्रोडक्ट्स क्रिएट करने के लिए साइकोलॉजिकल कंज्यूमर वगैरह यूज कर सकते हैं। ये प्रिडिक्शन एनालिसिस का मतलब होगा। डेटा होने पर भी आप उसे कंक्लूजन क्रिएट करने और उसका एडवांटेज लेने के लिए यूज कर सकते हैं। आज की मार्केट में डेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मैसेजिंग के कॉन्टेक्स्ट में इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एक दूसरे को क्विकली मैसेज कर सकते हैं। एंड टू एंड विजिबिलिटी, सप्लाई चेन का हर मेंबर इंटरफेस देख सकता है और देख सकता है कि कैसे हो रहा है, अभी क्या चीज चल रही है, रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्ट का स्टेटस क्या है, रिटेलर के पास पड़े स्टॉक का स्टेटस क्या है, क्या ये बिका है या नहीं, क्या कोई स्टॉक स्टैग्नेंट है या नहीं। विजिबिलिटी में सब कुछ अवेलेबल होगा जो हम इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस में देख सकते हैं। टेक्नोलॉजी, हम इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज यूज कर सकते हैं रॉ मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन
के लिए RFID टैग्स, इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर प्रोग्राम, इलेक्ट्रॉनिक परचेजिंग, जो हमने पहले कुछ चैप्टर्स में देखा था। हमने ई सोर्सिंग, ई पेमेंट, ई प्रोक्योरमेंट देखा था। हमने पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स देखे थे। इस टेक्नोलॉजी को हम सप्लाई चेन पार्टनरशिप को रियलाइज करने, बनाने, रियल लाइफ में लाने के लिए यूज कर सकते हैं। ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। हम इस टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं और इसे रियल लाइफ में ला सकते हैं। अब हम सप्लाई चेन पार्टनरशिप के बेनिफिट्स का कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। जब आप सप्लाई चेन पार्टनरशिप कर रहे हैं तो आप साथ काम कर रहे होंगे। बेनिफिट्स या एडवांटेजेस क्या हैं, हम अभी देख सकते हैं। पहला एडवांटेज है एजिलिटी। जैसे हमने अजाइल ऑर्गेनाइजेशन में देखा, एजिलिटी का मतलब है कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस। हम कस्टमर को क्विकली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। हम प्रोडक्ट में क्विकली चेंजेस कर सकते हैं। इससे हमें कंपेटिटर्स के ऊपर एडवांटेज मिलेगा। फोकास्टिंग और कैपेसिटी प्लानिंग, क्योंकि हम सब एक दूसरे को जानते हैं और हम डिमांड प्रॉपर्ली फोकास्ट कर सकते हैं। हर किसी के पास कस्टमर के बारे में कुछ डेटा होगा। हम उस डेटा के हिसाब से डिमांड फोकास्ट कर सकते हैं। हम अपनी कैपेसिटी प्लान कर सकते हैं। हमें जो मशीनरी खरीदनी है उसकी कैपेसिटी क्या है, इस तरह हम प्लानिंग प्रॉपर्ली कर सकते हैं। रिड्यूस परफेक्ट होगा, वो हम लास्ट में देख सकते हैं। सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ होगा। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज सिस्टम वगैरह होगा। सेम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम सबके द्वारा शेयर किया जाएगा। डेटा रियल टाइम में अपडेट होगा ताकि सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ हो। अगर आप कनेक्टेड नहीं हैं तो सारे लोग अलग तरीके से सोचेंगे। सारे लोगों के पास अलग डेटा होगा और वो अकेले अपने डेटा के बेसिस पर सोचेंगे। अब जब आपके पास डेटा का सारा कलेक्शन एक साथ है तो सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ होगा। हर कोई सेम डेटा के बेसिस पर साथ काम कर रहा होगा। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद सप्लाई चेन पार्टनर्स, सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर, रॉ मटेरियल सप्लायर और फिर स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चरर के साथ। हर किसी के साथ आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा, आपका स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होगा, तो वो आपके लिए कुछ फेवर करेंगे। जब दूसरे कस्टमर्स आ रहे हैं और आप भी आ रहे हैं तो वो आपको कुछ फेवर्स देंगे, कुछ डिस्काउंट या कुछ स्कीम। क्वालिटी, वो आपको बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स देंगे। रॉ मटेरियल्स, वो सब आप सप्लाई चेन पार्टनरशिप में एक एडवांटेज के तौर पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हमें बुलविप इफेक्ट्स के बारे में देखना है, जो हमने पहले ही बताया था। अब यहाँ बुलविप इफेक्ट्स, इसका मतलब क्या है? एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एक रॉ मटेरियल सप्लायर है और फिर रॉ मटेरियल सप्लायर से हम वो हैं जो अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। हम मैन्युफैक्चरिंग के लिए हैं। आप इसे अपनी कंपनी इमेजिन कर सकते हैं। यहां से आप प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर को हैंड ओवर कर रहे होंगे और फिर डिस्ट्रीब्यूटर से ये होलसेलर के पास जाएगा और फिर होलसेलर वो इसे रिटेलर को बेचेगा। रिटेलर से ये प्रोडक्ट एंड कस्टमर तक पहुंचेगा। यहाँ ये सप्लाई चेन होगी। ये मैन्युफैक्चरर हमारी कंपनी है। यहाँ एग्जाम्पल के लिए डिमांड में छोटा सा चेंज आया है। हम कह सकते हैं कस्टमर वो 10% ज्यादा खरीद रहा है। एग्जाम्पल के लिए कस्टमर 100 यूनिट्स खरीद रहा है। हम ले सकते हैं वो 100 यूनिट्स वो इसे कन्वर्ट कर रहा है और वो इंक्रीज करके अब 110 यूनिट्स खरीद रहा है। रिटेलर क्या सोचेगा? कस्टमर्स ज्यादा खरीद रहे हैं, उसे अपना स्टॉक बढ़ाना चाहिए। इस तरह रिटेलर के पास ऑब्वियसली कस्टमर से ज्यादा स्टॉक होगा। एग्जाम्पल के लिए उसके पास 1000 यूनिट्स का स्टॉक है। हम ले सकते हैं वो लिखेगा, वो भी सेम परसेंटेज के बेसिस पर इन्वेंट्री इंक्रीज करेगा या कोई डिफरेंट परसेंटेज भी आप ले सकते हैं। सिंप्लिसिटी के लिए मैं सेम परसेंटेज ले रहा हूं। 10% रिटेलर भी इन्वेंट्री इंक्रीज कर रहा है। रिटेलर होलसेलर से ज्यादा गुड्स खरीद रहा है और इसे इन्वेंट्री में रख रहा है। वो 1100 खरीद रहा है। अब उस पर्सन की इंक्रीज डिमांड एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूटर देखेगा। वो सोचेगा कि डिमांड बढ़ रही है और अगर हम फ्यूचर डेज में इंक्रीजिंग डिमांड मीट करना चाहते हैं तो हमें ज्यादा इन्वेंट्री रखने की जरूरत है। उसके पास 1 लाख यूनिट्स होंगे। डिस्ट्रीब्यूटर वो इसे 1,10,000 तक इंक्रीज करेगा और फिर जब मैन्युफैक्चरर वो क्या करेगा? वो सोचेगा कि डिस्ट्रीब्यूटर ज्यादा खरीद रहा है। अब हमें क्या करना चाहिए? हमें भी प्रोडक्शन इंक्रीज करना चाहिए। जब वो 10 लाख यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर रहा है, वो 11 लाख यूनिट्स मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट करेगा और रॉ मटेरियल सप्लायर वो सारे प्रोड्यूसर्स को रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाला है। वो भी सोचेगा कि हमें ज्यादा इन्वेंट्री रखने की जरूरत है, हमें ज्यादा रॉ मटेरियल प्रोक्योर करने की जरूरत है। ऑब्वियसली वो भी या तो इसे किसी सोर्स से ले रहा है या वो इसे प्रोड्यूस कर रहा है। अब वो अपनी कंपनी की रॉ मटेरियल इन्वेंट्री इंक्रीज करेगा। 100 लाख से ये 1100 लाख में चेंज हो जाएगा। कस्टमर उसने सिर्फ 10 यूनिट्स एक्स्ट्रा खरीदे, सिर्फ 110 आया, लेकिन सप्लाई चेन के एंड में अगर आप देखें तो रॉ मटेरियल के 10 लाख यूनिट्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो कस्टमर डिमांड में ये छोटा सा चेंज सप्लाई चेन के एंड में एक बड़ा चेंज कॉज कर रहा है। सप्लाई चेन के ऊपर यूनिट्स में इंक्रीज आप देख सकते हैं कि ये प्रोग्रेसिवली इंक्रीज हो रहा है। ये बुलविप इफेक्ट्स का मतलब है। जब आप कस्टमर डिमांड एंड कस्टमर डिमांड में छोटा सा चेंज कर रहे हैं तो ये एक लार्जर प्रोग्रेसिवली लार्जर चेंज बनाएगा। इन्वेंट्री में चेंज प्रोग्रेसिवली लार्जर होगा। जब आप एक स्टेज से दूसरी स्टेज पर आएंगे तो ये इंक्रीज होगा। तो ये बुलविप इफेक्ट्स का मतलब है। सेम चीज तब होगी जब कस्टमर डिमांड रिड्यूस कर रहा है, वो कम खरीद रहा है, तब भी सेम चीज होगी लेकिन रिड्यूसिंग ऑर्डर में। तो यही आपको यहां समझना है। ये बुलविप इफेक्ट्स का मतलब है। जब इन सभी लोगों के पास सेम इंफॉर्मेशन सिस्टम है और आप रियल टाइम में डेटा देख सकते हैं तो हर किसी को पता चल जाएगा कि कस्टमर ने सिर्फ एक्स्ट्रा 10 यूनिट्स खरीदे हैं। तो वो एक्टिवली कोलैबोरेट कर रहे होंगे और वो एक सोल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं। वो मिसकम्युनिकेशन की वजह से ये एक्स्ट्रा प्रोडक्शन वगैरह नहीं करेंगे। तो ये बुलविप इफेक्ट्स का मतलब है। बस हमने सप्लाई चेन पार्टनरशिप्स के बेनिफिट्स कंप्लीट कर लिए हैं। बस यही था सप्लाई चेन पार्टनरशिप के बारे में। हमने सप्लाई चेन पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिया है।
अब हम बात करेंगे इमर्जिंग बिजनेस मॉडल्स के बारे में। यहां हमारे पास 3 तरह के बिजनेस मॉडल्स हैं: हाइपर डिसरप्टिव बिजनेस मॉडल्स, मॉडल्स रेलेवेंट फॉर सस्टेनेबिलिटी, मॉडल्स रेलेवेंट फॉर इमर्जिंग नेशनल मार्केट्स। सबसे पहले देखते हैं हाइपर डिसरप्टिव बिजनेस मॉडल्स। जैसा कि हमने पहले देखा, एक डिसरप्टिव मॉडल वो होता है जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स के साथ कंपीट करता है और एग्जिस्टिंग प्लेयर्स इनके साथ डायरेक्ट कंपटीशन नहीं कर पाते। ये कस्टमर्स को ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। इस कैटेगरी में सबसे पहला कॉन्सेप्ट है फ्री मॉडल। जैसा नाम से ही पता चलता है, इसमें प्रोडक्ट एक लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स के लिए फ्री अवेलेबल होता है, लेकिन उसी प्रोडक्ट का इंप्रूव्ड वर्जन या प्रीमियम वर्जन सिर्फ कुछ लोगों को बेचा जाता है। मतलब एक बड़ा यूजर बेस फ्री में यूज करेगा और एक छोटा यूजर बेस पे करेगा। इससे कंपनी के पास बहुत सारे यूजर्स आ जाते हैं। इस फ्री मॉडल के अंदर 4 सब टाइप्स हैं जो हमें समझने हैं। पहला है एडवर्टाइजिंग मॉडल। यहां रेवेन्यू का मेन सोर्स एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं। क्योंकि प्रोडक्ट फ्री है, बहुत सारे लोग उसे यूज करते हैं, तो कंपनी एडवर्टाइजर्स से पैसा लेती है उन यूजर्स को ऐड दिखाने के लिए। इसे हम हिडन रेवेन्यू मॉडल भी कहते हैं। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अगर कोई ऐसा सिनेरियो आए जहां यूजर के लिए प्रोडक्ट फ्री है पर पैसा किसी थर्ड पार्टी यानी एडवर्टाइजर से आ रहा है, तो वो एडवर्टाइजिंग मॉडल है। दूसरा है क्रॉस सब्सिडाइजेशन। इसे हम रेजर ब्लेड बिजनेस मॉडल भी कहते हैं। यहां कस्टमर को 2 प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं। एक प्रोडक्ट फ्री या बहुत कम दाम पर दिया जाता है, जैसे रेजर का हैंडल, लेकिन दूसरा प्रोडक्ट जो कॉम्प्लीमेंट्री है, जैसे ब्लेड, वो हाई मार्जिन पर बेचा जाता है। कंपनी अपना प्रॉफिट उस हाई मार्जिन प्रोडक्ट से कमाती है जो बार बार खरीदना पड़ता है। तीसरा है प्रमोशन। यहां एक प्रमोशन मैकेनिज्म यूज होता है। अगर आप एक थ्रेशोल्ड अमाउंट से ज्यादा परचेज करते हैं तो आपको कोई सस्ती चीज फ्री मिलती है। जैसे सुपरमार्केट में 10,000 की शॉपिंग करो, 200 रुपए का गिफ्ट फ्री। वो गिफ्ट एक बेट यानी चारा है ताकि आप ज्यादा शॉपिंग करें। चौथा है ओपन सोर्स बिजनेस मॉडल। यहां प्रोडक्ट सबके लिए फ्री होता है। कंपनी को कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट नहीं लगानी पड़ती, लोग खुद चलकर आते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है विकिपीडिया। ये हाइपर डिसरप्टिव बिजनेस मॉडल्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सेट बी और IBS एग्जाम में इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आते हैं। आपको सिनारियो आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अब देखते हैं सब्सक्रिप्शन मॉडल। यहां प्रोडक्ट यूज करने के लिए आपको कंटिन्यूस पेमेंट करनी पड़ती है, मंथली, क्वार्टरली या एनुअली। पहले शायद वो चीज फ्री होती थी, पर अब कंपनी पैसे चार्ज कर रही है। एग्जाम्पल के लिए न्यूज़पेपर्स या OTT प्लेटफॉर्म्स जैसे नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम। यहां रटने से काम नहीं चलेगा। आपको केस सिनारियो पढ़कर समझना होगा कि रेवेन्यू कैसे आ रहा है। अगर मंथली रिकरिंग रेवेन्यू है तो वो सब्सक्रिप्शन मॉडल है। अगर प्रोडक्ट फ्री है और ऐड दिख रहे हैं तो वो एडवर्टाइजिंग मॉडल है। आइडेंटिफिकेशन ही इस टॉपिक का मेन की है। नेक्स्ट मॉडल है फ्रीमियम मॉडल। इसमें एक बेसिक प्रोडक्ट होता है जिसमें बेसिक फीचर्स होते हैं। ये बेसिक प्रोडक्ट यूजर्स के लिए बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन अगर आपको इंप्रूव्ड वर्जन या एडवांस्ड फीचर्स चाहिए तो आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। जब कस्टमर प्रीमियम अकाउंट पर अपग्रेड करता है तब कंपनी अर्न करती है। एग्जाम्पल के लिए एडोबी की एप्लीकेशंस फ्री में बेसिक फीचर्स देती हैं, लेकिन एडवांस टूल्स यूज करने के लिए आपको फीस पे करनी पड़ती है। इसे हम डिजिटल सैम्पलिंग भी कहते हैं, क्योंकि जब बेसिक फीचर्स फ्री होते हैं तो बहुत सारे लोग ट्राई करने आते हैं, यानी सैंपल करते हैं। ये मॉडल मेनली सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में यूज होता है। इसका फायदा यह है कि कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बहुत कम होती है और लॉन्ग टर्म रेवेन्यू मिलता है, क्योंकि कस्टमर्स धीरे धीरे अपग्रेड करते रहते हैं। नेक्स्ट है हाइपर मार्केट मॉडल। यहां हम मार्केट में डिसरप्शन लाते हैं लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी यूज करके। हम कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं प्रोडक्ट्स सस्ते दाम पर देकर। इसमें 3 तरह के मोड्स होते हैं। ब्रिक एंड मॉर्टर यानी फिजिकल शॉप्स, एग्जाम्पल डीमार्ट, जो डिस्काउंट देकर कस्टमर्स बुलाते हैं। क्लिक वर्चुअल मोड, एग्जाम्पल Amazon। हाइब्रिड मोड, एग्जाम्पल रिलायंस डिजिटल। इनके पास फिजिकल स्टोर्स भी है और ऑनलाइन ऑर्डरिंग भी है। नेक्स्ट है डिजिटल प्लेटफॉर्म मॉडल या ई-कॉमर्स मॉडल। यहां एक डिजिटल मार्केट प्लेस होता है। सेलर्स होते हैं और बायर्स होते हैं। प्लेटफॉर्म ओनर हर ट्रांजैक्शन पर एक कमीशन लेता है। ये कमीशन सेल्स अमाउंट का एक परसेंटेज होता है। ये B2B, बिजनेस टू बिजनेस, B2C या C2C किसी भी फॉर्म में हो सकता है। अगला मॉडल है एक्सेस ओवर ओनरशिप मॉडल। जैसा नाम है वैसा ही काम है। आपको ओनरशिप नहीं मिलती, सिर्फ एक्सेस मिलता है। आप पैसे पे करके प्रोडक्ट को टेम्पररी पीरियड के लिए यूज कर सकते हैं। 1 दिन या 2 दिन के लिए रेंट पर ले लीजिए। एग्जाम्पल, अगर आपको एक चेन सॉ या मशीनरी चाहिए तो खरीदने की जरूरत नहीं, बस रेंट कर लीजिए। ये मॉडल उन लोगों को कनेक्ट करता है जो शेयर करना चाहते हैं और जो बोरो करना चाहते हैं। नेक्स्ट है सर्विस इकोसिस्टम मॉडल। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है एप्पल डिवाइसेस। आईफोन, मैक और ईयरबड्स, ये सब एक इकोसिस्टम की तरह काम करते हैं। जब एप्पल कोई फीचर ऐड करता है तो वो सिंक्रोनाइजेशन का ध्यान रखता है। अगर आप मोबाइल पर कोई काम कर रहे हैं तो लैपटॉप पर वहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं। ये फंक्शनल एक्सपीरियंस क्रिएट करता है। एंड्रॉयड में फाइल ट्रांसफर थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर एप्पल इकोसिस्टम में ये सीमलेस है।
ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का एक तरीका है जो कस्टमर्स को लॉक इन रखता है। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस मॉडल। यहाँ कंपनी सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस बेच रही है। एग्जाम्पल लग्जरी एयरलाइंस। ट्रैवल के अलावा वो आपको बुक्स, फूड और कंफर्ट देते हैं। वो आपको स्पेशल फील कराते हैं। ये यूनिक और स्टाइलिश होता है, लेकिन यहाँ कंटिन्यूसली इंप्रूव करना पड़ता है, नहीं तो कंपेटिटर्स कॉपी कर लेंगे। लास्ट है ऑन डिमांड मॉडल। यहाँ आपको प्रोडक्ट्स या सर्विसेज का इंस्टेंट एक्सेस मिलता है, चाहे प्लम्बिंग हो, इलेक्ट्रिशियन हो या कैब बुकिंग। प्रीमियम प्राइस चार्ज किया जाता है क्योंकि सर्विस इमीडिएट मिलती है। एग्जाम्पल राइड बुकिंग ऐप्स जैसे ऊबर या ओला। आप क्लिक करते हैं और गाड़ी दरवाजे पर होती है। डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करके इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता है। एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट टिप, ICAI केस सिनारियो बुकलेट में केस सिनारियो 19 और 20 जरूर रेफर करें। वो ऑन डिमांड मॉडल के परफेक्ट एग्जाम्पल्स हैं। वहां से आप देख सकते हैं कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मॉडल को कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो ये थे सारे हाइपर डिसरप्टिव बिजनेस मॉडल्स। अब नेक्स्ट चीज है मॉडल्स रेलेवेंट टू सस्टेनेबिलिटी। जैसे मैंने पहले ही कहा, हमें 3 फैक्टर्स पर फोकस करना है। एनवायरमेंटल मतलब कार्बन फुटप्रिंट, सब कुछ लो होना चाहिए। नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीट नहीं होने चाहिए। इकोनॉमिक मतलब प्रॉफिट भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। सोशल मतलब फिलैंथ्रोपी, एथिक्स, इंक्लूसिवनेस। आपको लोगों पर फोकस करना है। प्लैनेट, प्रॉफिट, पीपल। आप यही सेम कॉन्सेप्ट ट्रिपल बॉटम लाइन में भी देख सकते हैं। सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल के पास एलिमेंट्स के लिए अगर आपको एनवायरनमेंट पर फोकस करना है तो 5 चीजें होनी चाहिए। डाइवर्सिटी होनी चाहिए, आपको लोगों पर फोकस करना चाहिए। मॉडल एक्टिव फंक्शनल ऑपरेशंस, फर्म बाउंड्रीज के बाहर से आइडियाज के लिए ओपननेस, स्लैक रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज और रिसोर्सेज, बिजनेस और एनवायरनमेंट में साइकिल और रिदम को मैच करना। ये 5 एलिमेंट्स हैं जो एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल के लिए होने चाहिए। बस यहाँ एक प्लेन रीडिंग दे दीजिए। नेक्स्ट चीज है अप्रोचेस फॉर डेवलपिंग अ सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल। आपके पास क्या अप्रोचेस हैं? पहली चीज है प्रोडक्ट सर्विस सिस्टम। यहाँ कस्टमर सिर्फ सर्विसेज के लिए पे करेगा, प्रोडक्ट के लिए नहीं। ये उस मॉडल के सिमिलर है जहां हम प्रोडक्ट रेंट करते हैं, हम उसे ओन नहीं करते। यहाँ ये मेन लॉजिक है, रिपेयर मेंटेनेंस सब कुछ ओनर हैंडल करेगा। कंपनी रिपेयर मेंटेनेंस वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हम बस प्रोडक्ट की सर्विसेज लूज करेंगे। नेक्स्ट चीज है ओपन इनोवेशन। ओपन इनोवेशन का मतलब है कि एक कंपनी दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस, इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन सबके साथ मिलकर इनोवेशन करेगी और वो नए आइडियाज को कमर्शलाइज करने की कोशिश करेंगे। इनोवेशन करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन सबके साथ कनेक्ट करेगी। अब पीयर टू पीयर इनोवेशन का मतलब है कि यहाँ भी हम इनोवेशन ही कर रहे हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं। इंडिविजुअल्स इनोवेशन करने के लिए साथ काम कर रहे हैं। वहाँ कोई कमांड स्ट्रक्चर या हायरार्की वगैरह नहीं होगी। हर कोई सेपरेटेड टीम होगा और वो साथ में काम कर रहे होंगे। नेक्स्ट चीज है क्लोज द लूप प्रोडक्शन। यहाँ जब आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो बहुत सारा वेस्ट जनरेट होगा। वेस्ट वाटर जैसे कार्बन एमिशन, वेस्ट जैसे पोल्यूटेड एयर जो प्रोडक्शन प्रोसेस से बाहर आ रहा होगा। अब इस प्रोडक्शन प्रोसेस में ये इस तरह से होना चाहिए कि जो भी वेस्ट मैन्युफैक्चर हुआ है, जो प्रोड्यूस हुआ है, वो प्रोसेस के अंदर ही रिसाइकल हो जाए। इसे क्लोज द लूप प्रोडक्शन कहते हैं। नेक्स्ट चीज है क्राउड फंडिंग। इसे क्राउड फाइनेंसिंग, क्राउड इन्वेस्टिंग भी कहा जाता है। हम लार्ज नंबर ऑफ पीपल से पैसे रेस कर रहे हैं। यहाँ ये मेन चीज है। शेयरिंग इकोनॉमी, लोग स्पेयर रिसोर्सेज शेयर कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले ही कहा, हम एक स्पेयर रूम रेंट कर सकते हैं, हम एक स्पेयर प्रिंटर रेंट कर सकते हैं, हम फ्रीलांसिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। हमारे पास जो एक्सेस में है हम वो शेयर कर रहे हैं। तो ये शेयरिंग इकोनॉमी का मतलब है। नेक्स्ट चीज है सोशल एंटरप्राइजेस और बेनिफिट कॉर्पोरेशंस। आपको फाइनेंशियल मोटिव के साथ साथ एनवायरनमेंट और लोगों पर भी फोकस करना है। उस फुल पर्पस के लिए हम एक लीगल स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं। हम सोशल एंटरप्राइजेस और बेनिफिट कॉर्पोरेशंस के नाम पर एक लीगल कंपनी जैसा स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं। वो लीगली ऑब्लाइज्ड हैं। उनका लीगल काम ट्रिपल बॉटम लाइन पर फोकस करना है। 3 चीजें, पीपल, प्लैनेट, प्रॉफिट। नेक्स्ट चीज है गिफ्ट इकोनॉमी। पे वॉट यू वॉन्ट, जो चाहें वो पे करें। उन्हें प्रोडक्ट या सर्विस मिलेगी, लेकिन प्राइस जो आपको पे करना है वो सिर्फ आपके डिस्क्रिशन पर है। आप वो प्राइस पे कर सकते हैं जो आपको लगता है कि इसकी वर्थ है। नेक्स्ट चीज है न्यू एज मैन्युफैक्चरिंग पैराडाइम। यहां हम न्यू एज मैनर में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए 3D प्रिंटिंग वगैरह यूज कर रहे हैं। ये एफिशिएंसी इंक्रीज करेगा और ये रैपिड प्रोटोटाइपिंग क्रिएट करेगा। आप वो इटरेशंस वगैरह कर सकते हैं। मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, आप इसे फीडबैक लूप में दे सकते हैं। आप इसे कंटिन्यूसली इंप्रूव कर सकते हैं। ये न्यू एज मैन्युफैक्चरिंग पैराडाइम का एडवांटेज है। ये था पूरा सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल्स के बारे में। अब यहां उन्होंने एक चीज दी है, बिजनेस कैनवस मॉडल, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था शायद। उन्होंने इसे ट्रिपल बॉटम लाइन या एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी मॉडल से लिंक किया है और फिर उन्होंने यहां एक चार्ट क्रिएट किया है। आप इसे एक बार रीड कर सकते हैं। मुझे लगा ये थोड़ा रेलेवेंट था, इसलिए मैंने इसे यहां रखा। नेक्स्ट चीज है मॉडल्स फॉर इमर्जिंग नेशनल मार्केट। जैसे इंडिया, ये एक इमर्जिंग नेशनल मार्केट है। एग्जाम्पल के लिए पहले वो इमर्जिंग नेशनल मार्केट की डेफिनेशन दे रहे हैं। ये टर्म इस साल में इस पर्सन द्वारा फाइंड किया गया था।
2009 में इस पर्सन ने प्रॉपर डेफिनेशन दी। डेफिनेशन में है, हमारी सोसाइटी डिक्टेटरशिप से फ्री मार्केट में ट्रांजिशन कर रही है। उस टाइम उस पर्सन द्वारा दी गई डेफिनेशन ये वर्ड है, मतलब कि रैपिड इन्फॉर्मेशनलाइजेशन। इन्फॉर्मेशन पूरे कंट्री में रैपिडली हर जगह स्प्रेड हो रही होगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन, धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन आप स्टार्ट कर रहे होंगे, धीरे नहीं रैपिडली, ये फास्ट मैनर में इंटरैक्ट कर रहा होगा। नेक्स्ट चीज है प्लूटस और बुल। उन्होंने एक प्रैक्टिकल डेफिनेशन दी थी, आप इसे मैट्रिक्स के साथ मेजर कर सकते हैं, मतलब कि पर कैपिटा इनकम, इमर्जिंग मार्केट की इनकम कितनी होगी। यूरोपियन यूनियन की पर कैपिटा इनकम का 10 to 75%। यूरोपियन यूनियन की इनकम के कंपैरिजन में इनकम इतनी होनी चाहिए, मीडियम इनकम होनी चाहिए, वहां ब्रिस्क इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए, हाई इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए, ग्लोबल इकोनॉमी के साथ डीपर इंटीग्रेशन, आपको ग्लोबल इकोनॉमीज के साथ इंटरकनेक्ट करना है, ग्लोबल इकोनॉमीज के साथ इंटरडिपेंडेंस होनी चाहिए। नेक्स्ट चीज है इंपॉर्टेंस ऑफ इमर्जिंग मार्केट्स। इमर्जिंग मार्केट्स, उनके पास बहुत पॉपुलेशन है, उनके पास कंजम्पशन भी बहुत है, ये एक बहुत बड़ी मार्केट है जहां हम अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, ग्रेट मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी है वहां। आप इमर्जिंग मार्केट के हिसाब से बिजनेस मॉडल कस्टमाइज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, इंडिया में अगर आप प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं तो आपको प्रोडक्ट का प्राइस रिड्यूस करना होगा, कैलिफोर्निया में आपको कॉस्ट भी रिड्यूस करनी होगी, आपको ग्रेट प्रमोशन वगैरह करना होगा। वो सब जिस स्पेसिफिक मार्केट में आप एंटर कर रहे हैं उसके हिसाब से कस्टमाइज होना चाहिए। यहां दो लोगों ने इमर्जिंग मार्केट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं। इमर्जिंग मार्केट के फीचर्स क्या हैं, आप इसे बस एक रीडिंग दे सकते हैं। उन्होंने बस कीवर्ड्स दिए हैं, आप बस एक प्लेन रीडिंग दे सकते हैं, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। बस यही था न्यू इमर्जिंग नेशनल मार्केट मॉडल्स के बारे में। अब हमने सारे मॉडल्स देख लिए, हाइपर डिसरप्टिव, सस्टेनेबिलिटी, इमर्जिंग नेशनल मार्केट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स टू अ न्यू बिजनेस मॉडल। हमने नए मॉडल्स, डिजिटल टेक्नोलॉजी, हाइपर कंपटीशन और डिसरप्शन के बारे में पढ़ लिया। अब सवाल यह है कि इन मॉडल्स को टैकल कैसे करें, इन सब का रिस्पॉन्स हमें देखना है। सबसे पहले कॉमन चीज़ है वैल्यू प्रोपोजिशन। हमें कस्टमर को वैल्यू देनी है और उस वैल्यू को कैप्चर करना है। अगर हम यूनिक वैल्यू देंगे तभी कस्टमर हमसे दूर नहीं जाएगा। 1. स्ट्रैटेजीज फॉर काउंटरिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी। स्टार्टअप्स इनोवेशन और डिसरप्शन करते हैं मार्केट में जगह बनाने के लिए, तो हम इनकम्बेंट्स क्या करें? हमें डिजिटल टेक्नोलॉजी पर फोकस करना होगा। हमें इनोवेशन और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के बीच बैलेंस मेंटेन करना होगा। हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को छोड़ नहीं सकते क्योंकि प्रॉफिट वहीं से आ रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजी भी अडॉप्ट करनी पड़ेगी। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी को ध्यान में रखना जरूरी है। एग्जाम्पल, रेजर पे ने डिजिटल टेक अडॉप्ट किया और ऊपर आया। 2. स्ट्रैटेजीज इन अ बिजनेस इकोसिस्टम। यहां हमें इंडिविजुअल कैपेबिलिटी पर फोकस नहीं करना है, हमें फोकस करना है कि पूरा इकोसिस्टम मिलकर कैसे बेहतर परफॉर्म करे। कोऑर्डिनेटेड एफर्ट जरूरी है। नेटवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को मिलकर वैल्यू क्रिएट करनी चाहिए। वैल्यू कैप्चर स्ट्रैटेजीज। इन्वेस्ट इन वैल्यू क्रिएटिंग फीचर्स। ऐसे फीचर्स पर इन्वेस्ट करो जो कस्टमर की चेंजिंग नीड्स को सेटिस्फाई करें। बी द लोकस ऑफ यूएसपी। पूरा इकोसिस्टम मिलकर प्रोडक्ट बनाता है, पर कस्टमर प्रोडक्ट क्यों खरीद रहा है? उस यूनिक फीचर यूएसपी का कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। अगर मेन रीजन आप हैं तो इकोसिस्टम आपको कभी एलिमिनेट नहीं कर पाएगा। बी एन इंडिस्पेंसिबल इंटीग्रेटर। आप वो फोकल पॉइंट बनो जहां कस्टमर और इकोसिस्टम मिलते हैं। अगर आप कनेक्टर हो तो इकोसिस्टम आपको अबैंडन नहीं कर सकता। एडवांटेजेस इन इकोसिस्टम: फ्लेक्सिबिलिटी, एनहांस्ड अकाउंटेबिलिटी, शेयर्ड इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स ऑफ स्कोप। हम रिसोर्सेज शेयर करते हैं और कलेक्टिव गेन पर फोकस करते हैं। 3. शॉर्ट टर्म एडवांटेज इन हाइपर कॉम्पिटिशन। हाइपर कॉम्पिटिशन में कंपेटिटिव एडवांटेज जल्दी खत्म हो जाता है, इसलिए हमें टेम्पररी शॉर्ट टर्म एडवांटेज क्रिएट करना पड़ता है। हमें फ्रीक्वेंट इनोवेशंस करने होंगे। एक इनोवेशन कॉपी होने से पहले दूसरा रेडी रखो। एग्जाम्पल, पेन मैन्युफैक्चरर। कभी वो निब की टेक्नोलॉजी इंप्रूव करेगा, जब वो कॉपी हो जाएगी तो वो इंक पर काम करेगा, फिर ग्रिप पर। हमेशा कुछ नया होना चाहिए ताकि कस्टमर टिका रहे। इसके लिए R&D पर खर्च करना जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इनोवेशन शेयरिंग। सिर्फ मैनेजमेंट नहीं, एम्प्लॉइज को भी इनोवेशन के लिए एनकरेज करना चाहिए। 4. स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स टू ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिसरप्शन। जब मार्केट में कोई बड़ा डिसरप्शन यानी इनोवेशन आता है तो हमें रिस्पॉन्ड करना ही पड़ता है, या तो सर्वाइवल के लिए या स्टेटस को मेंटेन करने के लिए। अगर रिस्पॉन्ड नहीं किया तो हम आउटडेटेड हो जाएंगे। इसके लिए हमारे पास 5 स्ट्रैटेजीज हैं। मिल्किंग एसेट एज अ कैश फ्लो। जब तक ट्रेंड चल रहा है तब तक प्रॉफिट हार्वेस्ट करो, जब मार्केट खत्म तब नई मार्केट में मूव करो। इन्वेस्ट और काउंटर इन्वेस्ट। उसी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करो जो नया प्लेयर यूज कर रहा है। कैपेबिलिटी एक्वायर करो और वही इनोवेशन खुद भी करो। ब्लॉकिंग द पाथ। नए इनोवेशन के रास्ते में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करो। एग्जाम्पल, टैक्सी यूनियंस ने रेजोल्यूशन पास किया कि कोई ड्राइवर ऐप बेस्ड टैक्सी जैसे उबर या ओला में ज्वाइन नहीं करेगा। इससे टेम्परेरीली स्टार्टअप की ग्रोथ रुक जाती है। काउंटर डिसरप्शन।
एक इनोवेशन को क्रश करने के लिए दूसरा इनोवेशन लाओ। इनकम्बेंट्स के पास रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इनोवेशन कर सकते हैं। फोकस ऑन कोर प्रोडक्ट लाइन। अग्रेसिव अटैक की ज़रूरत नहीं, अपने कोर प्रोडक्ट को इंप्रूव करने पर ध्यान दो। विड्रॉल स्ट्रैटेजी। अपनी हार मान लो, मार्केट से एग्जिट करो, एसेट्स लिक्विडेट करो और कंपनी बंद करो। फैक्टर्स टू कंसिडर वाइल सिलेक्टिंग स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी चूज करते वक्त किन बातों का ध्यान रखें? रिसोर्सेज, फंडिंग और कैपेबिलिटी है या नहीं। इंपॉर्टेंस ऑफ सेगमेंट, क्या वो सेगमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? अगर माइनर है तो छोड़ सकते हैं। फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज वर्सेस अनसर्टेनिटी, रिस्क लेना वर्थ इट है या नहीं। कमर्शियल बेनिफिट्स, स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करने से प्रॉफिट होगा या नहीं। तो ये था पूरा चैप्टर स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स टू न्यू बिजनेस मॉडल्स। हमने डिजिटल टेक, इकोसिस्टम, हाइपर कॉम्पिटिशन और डिसरप्शन के रिस्पॉन्सेज कवर कर लिए हैं। अब हम क्वेश्चंस पर मूव करते हैं। इस चैप्टर में सिर्फ 5 एमसीक्यूज हैं जिन्हें हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डिसरप्टिव इनोवेशन पर। डिसरप्टिव इनोवेशन दो तरह की होती है। पहली है लो एंड डिसरप्शन, जहां हम प्रोडक्ट्स को लो प्राइस पर प्रोवाइड करके डिसरप्शन लाते हैं। दूसरी है न्यू मार्केट डिसरप्शन, यहां हम एग्जिस्टिंग मार्केट को टच नहीं करते बल्कि एक नया मार्केट क्रिएट करते हैं। तो ऑप्शंस में से हमें सिलेक्ट करना है लो एंड डिसरप्शन एंड न्यू मार्केट डिसरप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो पूछ रहे हैं कि बैंक में पासबुक अपडेट मशीन यानी कियोस्क लगाना किस तरह का टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। पासबुक एंट्री मशीन लगाना ऑटोमेशन का एग्जाम्पल है, क्योंकि ये वही काम कर रहा है जो पहले ह्यूमन करता था, बस अब मशीन कर रही है। लेकिन अगर हम एटीएम की बात करें, एटीएम इंस्टॉल करना बिजनेस मॉडल चेंज कर देता है। कैश विड्रॉ करना, स्टेटमेंट प्रिंट करना, ये सब कस्टमर खुद कर रहा है बिना बैंक गए। इसलिए एटीएम लगाना ट्रांसफॉर्मेशन की कैटेगरी में आता है। हमने टाइप्स ऑफ बिजनेस मॉडल चेंजेस में इसका एग्जाम्पल ऑलरेडी देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के बारे में है। इसे समझने से पहले हमें स्टडी मटेरियल का वो बॉक्स कॉन्सेप्ट देखना होगा जो हमने पहले स्किप किया था। वहां 4 कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं। 6 सिग्मा, इसका एम होता है जीरो डिफेक्ट्स, मतलब आउटपुट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये मैन्युफैक्चरिंग के एंड स्टेज पर आता है। लीन स्टार्टअप, इसका फोकस है एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट। अजाइल, मतलब रिस्पॉन्सिवनेस और फ्लेक्सिबिलिटी। डिजाइन थिंकिंग, ये स्टार्टअप प्रोसेस जैसा ही है। कस्टमर की प्रॉब्लम ढूंढना, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट यानी एमवीपी बनाना और फीडबैक लेकर इंप्रूव करना यानी इटरेशन। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा? सबसे पहले आती है डिजाइन थिंकिंग, जहां आप आइडिया और कस्टमर प्रॉब्लम पर सोचते हैं। फिर आता है लीन स्टार्टअप, जहां आप बिना वेस्ट के बिजनेस शुरू करते हैं। फिर आता है अजाइल, जहां आप फ्लेक्सिबल रहकर काम करते हैं। और लास्ट में आता है 6 सिग्मा, क्योंकि क्वालिटी और जीरो डिफेक्ट तो आउटपुट बनने के बाद ही चेक होगा। तो करेक्ट सीक्वेंस है डिजाइन थिंकिंग, लीन स्टार्टअप, अजाइल, 6 सिग्मा। अगर आप ये लॉजिक याद रखेंगे तो करेक्ट सीक्वेंस है डिजाइन थिंकिंग, लीन स्टार्टअप, अजाइल, 6 सिग्मा। अगर आप ये लॉजिक याद रखेंगे तो इजीली आंसर कर पाएंगे। लास्ट क्वेश्चन एक केस स्टडी पर बेस्ड है। कंपनी का नाम है ग्रामरली। ये एक अमेरिकन क्लाउड बेस्ड टाइपिंग असिस्टेंट है। सवाल ये है कि ये कौन सा बिजनेस मॉडल यूज कर रहे हैं। ग्रामरली इंडिविजुअल्स के लिए फ्री है। बेसिक स्पेलिंग, ग्रामर और पंक्चुएशन वो फ्री में चेक करके देता है। लेकिन अगर आपको क्लैरिटी, वोकैबुलरी एनहांसमेंट और टोन इंप्रूवमेंट जैसे एडवांस्ड फीचर्स चाहिए या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज करना है तो आपको पे करना पड़ेगा, यानी बेसिक फ्री प्लस एडवांस्ड पेड। ये फ्रीमियम मॉडल है। लेकिन अगर ऑप्शंस में फ्रीमियम नहीं दिया गया है तो हमें नन ऑफ दीज सिलेक्ट करना होगा। तो दोस्तों, इसके साथ हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। हमने सारे कॉन्सेप्ट्स और सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप आगे आने वाले चैप्टर्स मिस न करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।